नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, दुनिया भर में इतनी सारी खबरें, इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, जिसमें से किन किन घटनाओं को, किन किन खबरों को आप तक लाया जाए, कई बार सोचना पड़ता है। कई बार उन खबरों को, उन घटनाओं में से बहुत सारी चीज़ें चुननी पड़ती हैं। देखिए ना, देश में पश्चिम बंगाल में चुनाव है अभी, और वो भी दूसरे फेज का चुनाव। और उधर ईरान और अमेरिका के बीच जो जंग के हालात अभी भी बने हुए हैं, उसको लेकर भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं। और साथ साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला होता है, और जो हमलावर है वो बच जाता है, अभी वो गिरफ्त में है, और कल सोमवार को कोर्ट में उसकी पेशी होनी है। लेकिन इस घटनाक्रम ने भी पूरी दुनिया को चौंका दिया। तो 3 घटनाएं तो सामने हैं, और इसमें भी जो ईरान और अमेरिका के बीच जंग, और उसके बाद सीज फायर के बाद बातचीत, और बातचीत के लिए मंच जो है वो सजा हुआ है वहाँ इस्लामाबाद में। वहाँ बातचीत कब होगी इसका कोई अता पता नहीं, लेकिन उस बातचीत में थोड़ी बहुत हलचल जो है वो तेज़ होती हुई दिखाई दे रही है। उधर चलेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा इधर पश्चिम बंगाल आना चाहता हूँ। पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के मतदान से पहले सियासी दलों के एक दूसरे पर हमले तेज हो गए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि बीजेपी ने यहां एक बार फिर उसी झूठ का सहारा लिया है जो पिछले करीब 15 सालों से खूब बोला गया है। आपको याद होगा कि 15 साल पहले देश में यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन तब कांग्रेस को घेरने के लिए एक झूठ फैलाया गया था कि मुंबई हमलों में जिंदा पकड़े गए एकमात्र आतंकवादी अजमल कसाब को जेल में बिरयानी खिलाई जाती है। याद होगा आपको। इस झूठ को बोलने वाले वकील उज्जवल निकम ने खुद ही इस बात को माना था कि उन्होंने झूठ फैलाया था, ताकि अजमल कसाब के खिलाफ पूरे देश में एक माहौल बनाया सके, गुस्सा पैदा किया जा सके। उसके बाद उज्जवल निकम भाजपा ज्वाइन कर लिए, आपको पता ही है। लेकिन बीजेपी आज तक इसी झूठ को चला रही है। आज पश्चिम बंगाल के नादिया में आज अमित शाह थे, और अमित शाह ने यही कहा कि जब ममता बनर्जी और कांग्रेस की सरकार थी तो आतंकियों को बिरयानी खिलाई जाती थी, लेकिन मोदी जी के शासन में सर्जिकल स्ट्राइक होती है। जरा सुन लेते हैं, यहां से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जरा सुनिए यहां अमित शाह कह क्या रहे हैं। झूठ, और सिर्फ झूठ, वो भी चुनावी रैली में। और जबकि ये सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि उज्जवल निकम ने इसे झूठ के रूप में देश के सामने रखा था। लेकिन सुनिए देश के गृह मंत्री क्या कह रहे हैं। तो बहनों, ये ममता और कांग्रेस की सरकार थी तब आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे। 2014 में तो आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे। 2014 में मोदी जी की सरकार आई तो सर्जिकल स्ट्राइक करने लगे। अमित शाह ने इसके लिए पुलवामा और पहलगाम हमले का जिक्र भी किया है, आगे लंबा है, नहीं सुनाया आपको। बांग्लादेशी घुसपैठियों से लेकर आतंकियों को बिरयानी खिलाने का ये शिफ्ट बीजेपी ने क्यों किया, ये समझना मुश्किल नहीं है। आखिर आप सेकेंड फेज से पहले बिरयानी खिलाना, आतंकवादी घुसपैठिए, यहां तक क्यों आ गए, ये समझने की जरूरत यहां बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये पश्चिम बंगाल का चुनाव है और आप समझ सकते हैं। इस समय मोदी और अमित शाह समेत सारे मंत्री, मुख्यमंत्री सब बंगाल में डेरा डाले हुए हैं और बीजेपी के प्रचार के लिए पहुंचे हुए हैं। पहले दौर में जो जबरदस्त वोटिंग हुई है और अभी तक उसमें काउंटिंग जारी है। आप आश्चर्य करेंगे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं चुनाव आयोग का वो काउंटिंग वाला जो है वो ऐप देख रहा था, तो उसमें 93.18% पोलिंग, जो कि 91.83 था, वो 93.18% हो चुका है। माफी चाहूंगा। तो पहले दौर में जबरदस्त वोटिंग हुई है, उसे भी बीजेपी अपने पक्ष में मान रही है। लेकिन जानकारों का कहना है कि ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं, बल्कि शायद टीएमसी को ही रिटेन करने के लिए भी हो सकती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी के कारण ही लोग निकलते हैं कि नहीं अब तो इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। खैर, इसका पता लेकिन 4 मई को काउंटिंग वाले दिन ही चलेगा कि किसके पक्ष में ये वोट पड़े हैं। मगर इस बीच ममता बनर्जी ने ही बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एसआईआर, आप जानते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद अब ईवीएम में छेड़छाड़ का सहारा लिया जा रहा है। ऐसे आरोप ममता बनर्जी ने लगाए हैं और लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है। जरा सुन लीजिए यहाँ ममता बनर्जी को, और इस वीडियो के साथ को शेयर करते हुए टीएमसी ने क्या कुछ लिखा है वो भी देखेंगे। लेकिन पहले ममता बनर्जी को सुनिए। এত লোকের নাম কেটেও লজ্জা নেই, এত লোকের নাম কেটেও লজ্জা নেই, তার উপরেও বলছে
স্লো ভোটিং করো। 2000 ভোট দেওয়ার পর ইভিএম মেশিন খারাপ করে দিচ্ছে, আর যদি আপনি এটাকে চালু করে রাখেন সেখানে বিজেপির চিপ ঢুকিয়ে দিচ্ছে। সেই জন্য কি করতে হবে, মেশিন খারাপ হলে সে মেশিনে ভোট হবে না, মানুষকে কষ্ট করে একবার আসতে হবে। কারণ আপনাদের এই ভোটটা হচ্ছে অধিকার রক্ষার লড়াই, সম্পত্তি রক্ষার লড়াই, পরিবার বাঁচানোর লড়াই, গণতন্ত্রের লড়াই, সাংবিধানিক অধিকার रक्षार लड़ाई। तो सुन रहे थे हम ममता बनर्जी। टीएमसी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि भाजपा और इलेक्शन कमीशन यानी ईसीआई गठजोड़ वैध मतदाताओं को एसआईआर के माध्यम से हटाने से संतुष्ट नहीं है। अब वो लोकतांत्रिक परिणाम को विकृत करने के लिए धीमी गति से मतदान और ईवीएम में छेड़छाड़ का सहारा ले रहे हैं। ममता बनर्जी ने लोगों को इस तरह की मतदाता धोखाधड़ी के प्रति कड़ी चेतावनी दी और उनसे सतर्क रहने का आग्रह किया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक वोट की निष्पक्ष रूप से गिनती हो। यहाँ पर साफ साफ टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी के उस वीडियो को जिसको आप देख रहे थे उसको शेयर करते हुए टीएमसी ने लिखा है। वहीं आज दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी के लिए वोट मांगे और कहा है कि उनकी जीत तय है क्योंकि उन पर मां काली की कृपा है। आइए जरा यहाँ अरविंद केजरीवाल को सुनिए। एक छोटी सी महिला, जब मैं देखता हूं सड़क के ऊपर किलोमीटर तक कितने किलोमीटर चलती है तो इज्जत से सर झुक जाता है मेरा। सारे उनके पीछे पड़े हैं, ईडी, सीबीआई, सेंट्रल फोर्सेस, मोदी जी, पता नहीं बीजेपी के कितने मुख्यमंत्री यहां घर घर जा रहे हैं, कितने मंत्री उनके बीजेपी के घर घर जा रहे हैं। सारे एक औरत के पीछे पड़े हैं, अकेली औरत के पीछे, एक महिला के पीछे, छोटी सी बेचारी उसके पीछे पड़े हैं सारे, और फिर भी वो जीत जाती है और जीतेगी। जीतेगी कैसे जीतेगी? काली माई का आशीर्वाद है उनके साथ, है कि नहीं है? भगवान का आशीर्वाद है उनके साथ, काली माई का आशीर्वाद है उनके साथ, नहीं तो ऐसे नहीं होता। जब उनको शक्ति मिलती है, माता की शक्ति मिलती है, तभी जीतती है वो। 1 साल पहले इन्होंने दिल्ली के ऊपर हमला किया, मेरे को जेल में डाल दिया फर्जी केस में। एक फर्जी केस लगाया, केजरीवाल ने घोटाला कर लिया। अभी जजमेंट आया, अदालत ने कहा कि केजरीवाल के ऊपर सारे आरोप गलत हैं, केजरीवाल निर्दोष है, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। अदालत ने कहा, कोर्ट ने कहा, केजरीवाल ऐसे तो यहां अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी के पक्ष में वोट मांगते हुए यानी मतदाताओं को रिझाते हुए यहां साफ आप देख रहे थे। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने आज अपने क्षेत्र भवानीपुर में पदयात्रा निकाली है। पदयात्रा की तस्वीर जरा स्क्रीन पर ले आते हैं हम, और ये इलाका ममता बनर्जी का ही गढ़ माना जाता है जिसमें सेंध लगाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। जरा उस तस्वीर को ले आइए जो यहाँ ममता बनर्जी ने पदयात्रा निकाली है। देखिए ये पदयात्रा, और यहाँ पर ये ममता बनर्जी यहाँ से इस बार चुनाव सिर्फ एक सीट से चुनाव लड़ रही हैं, भवानीपुर है। और यहाँ पर कल ममता बनर्जी जब रैली कर रही थी तो महज 100 मीटर की दूरी पर शुभेंदु अधिकारी की रैली थी। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को यहाँ चैलेंज कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी 2 जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं, एक नंदीग्राम से और दूसरे भवानीपुर से। नंदीग्राम में चुनाव हो चुका है, भवानीपुर में अब चुनाव होना है। और जहाँ पर इनकी रैली थी ममता बनर्जी की, इससे मात्र 100 मीटर की दूरी पर शुभेंदु अधिकारी की रैली थी, और वहां इतना तेज लाउड स्पीकर चलाया हुआ था कि उस शोर से परेशान होकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना भाषण अचानक बीच में ही रोक दिया। ममता बनर्जी ने रैली में मौजूद भीड़ से माफी मांगी और कार्यक्रम स्थल छोड़कर वो चली गई। और ममता बनर्जी के जाने के बाद टीएमसी कार्यकर्ता गुस्से में आ गए और विरोध जताने के लिए शुभेंदु अधिकारी की रैली की तरफ चले गए। और बाद में शुभेंदु अधिकारी ने दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के लिए ममता को जिम्मेदार ठहराया। वहां झड़प हो गई, दोनों तरफ से भयंकर झड़प हो गई। तो यह साफ नजर आ रहा है कि किसी न किसी तरह ममता बनर्जी को परेशान करने, उनको रोकने, इन सब की कोशिशें बीजेपी कर रही है। और इसमें अमित शाह जब ए दीदी जैसा संबोधन करते हैं तो वो मोदी जैसी गलती भी कर रहे हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। आपको याद होगा कि पिछली बार 2021 के चुनाव में मोदी कहते थे दीदी ओ दीदी, याद है ना? तो दीदी ओ दीदी वाला जो स्लोगन है उसी को दीदी ए दीदी कह रहे हैं इस बार अमित शाह। अभिषेक बनर्जी ने इस बारे में भी बीजेपी को आगाह किया है। टीएमसी ने एक पोस्ट किया है, उस पोस्ट को जरा आपके सामने लाते हैं। और उस पोस्ट में
टीएमसी ने लिखा है कि अमित शाह को ममता बनर्जी से राजनीतिक मतभेद रखने का पूरा अधिकार है और यही तो लोकतंत्र है, लेकिन भारत के गृह मंत्री को 3 बार चुनी जा चुकी मुख्यमंत्री को सड़क किनारे के उपद्रवी की तरह ई दीदी कहकर संबोधित करना जो है वो आखिरकार किसने, इसका संबोधन किसने करने दिया है, ये बात यहाँ कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो भूल गए हैं कि पिछली बार जब भाजपा ने ऐसा करने की कोशिश की थी तो क्या हुआ था। 2021 में नरेंद्र मोदी का दीदी और दीदी वाला ताना याद है ना। भाजपा को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी, 77 सीटें, एक ऐसा अपमान जिसे वो 5 साल तक सफाई देने की कोशिश करते रहे। इस चुनाव के पहले चरण में तृणमूल कांग्रेस को शतक दिला दिया है और दूसरा चरण दोहरे शतक के साथ समाप्त होगा। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, कभी था भी नहीं। ए दीदी का भाजपा को वही खामियाजा भुगतना पड़ेगा जो दीदी और दीदी का भुगतना पड़ा था। बंगाल भूलता नहीं है और बंगाल माफ नहीं करता है, ये बात यहाँ पर टीएमसी की तरफ से कही गई है। तो बंगाल में इस समय जबरदस्त घमासान है और इसमें केवल टीएमसी और बीजेपी ही आमने सामने नहीं है, बल्कि कल तो राहुल गांधी भी चुनावी मैदान में थे। कल राहुल गांधी की रैली थी, 3 रैलियां थी कल और काफी चर्चा में उनकी रैली रही, क्योंकि उन्होंने बीजेपी और टीएमसी दोनों को एक साथ घेरा है। और कुछ लोगों से बात करने पर साफ नजर आता है कि अगर यहां पर कांग्रेस पार्टी और मजबूती से फाइट करती तो एक जो विकल्प चाहिए वहां के लोगों को, जो लोग ममता बनर्जी से थोड़े बहुत नाराज हैं, वो राहुल गांधी की तरफ, उनकी पार्टी की तरफ आ सकते थे, यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ आ सकते थे। लेकिन शायद कांग्रेस पार्टी ने यहां देर कर दी है। हालांकि राहुल गांधी इससे पहले भी, फर्स्ट फेज से पहले भी वहां प्रचार कर चुके हैं, सेकंड फेज में भी वो प्रचार करने के लिए कल पहुंचे थे, आज नहीं गए हैं। तो कांग्रेस पार्टी जिस मजबूती के साथ यहां कांग्रेस पार्टी को वहां लड़ना चाहिए था वो नहीं कर पाई। लेकिन ये बातें तो पश्चिम बंगाल की है। बात आप जानते हैं कि उधर ईरान की भी करना ज़रूरी है और ईरान में जो कुछ चल रहा है आप बेहतर जानते हैं, उसका और विस्तार से हम जानेंगे। हमारे साथ ईरान से साथी जुड़ेंगे उनके साथ। लेकिन चर्चा की शुरुआत चलिए करते हैं और बंगाल से लेकर ईरान तक क्या कुछ चल रहा है और वाया अगर देखें तो वाशिंगटन डीसी में क्या चल रहा है, इन सब की अब बात करेंगे, चर्चा करेंगे। बंगाल में इस बार क्या त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है और क्या बीजेपी की हार हर एंगल से तय है? क्या इसीलिए मोदी और शाह ने बंगाल में डेरा डाला हुआ है? क्या चुनाव जीतना ही मोदी सरकार का मकसद है? फिर चाहे देश में बाकी हाल बिगड़े या बने, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत सारे सवाल हैं और आम जनता के सवाल हैं, ये मेरे सवाल नहीं हैं। रिक्शा वाला भी यही सवाल पूछता है, एक चाय वाला भी यही सवाल पूछता है, 5 स्टार होटल में चाय पीने जाइए वहाँ भी यही सवाल पूछे जाते हैं। आखिर क्यों? क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने सिर्फ एक चुनौती इस देश में है कि चुनाव दर चुनाव और हर चुनाव को जीतते जाएं, या इसके अलावा देश कैसे चलाएं इसकी चिंता नहीं है? बहुत सारे सवालों के बीच विदेश में भी क्या चल रहा है उस पर भी चिंता करना वाजिब है, लाजिमी है। चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। 6-7 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ईरान से। देखिए, ईरान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सैयद सज्जाद सफावी साहब। सफावी साहब, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इधर 6 साथी हिंदुस्तान से, अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, जयशंकर गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, प्रशांत टंडन जी, कोलकाता से प्रफुल्ल कोलखियान जी और इधर दिल्ली से ही प्रेम कुमार जी। आप सबका स्वागत, इस्तकबाल, स्वागत, इस्तकबाल। अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। बंगाल जाएंगे लेकिन बंगाल से पहले ईरान चलते हैं और सफावी साहब, ज़रा आपसे समझना चाहता हूं कि क्या यहाँ पर ईरान कल वापस मॉस्को चला गया, मॉस्को से मस्कट, अराची साहब, और मस्कट से फिर अब इस्लामाबाद जाने की बात आ रही है, कितनी सच्चाई है इसमें, पहले ये ज़रा बता दीजिए आप। और दूसरी बात कि जब ईरान पहले कह दिया था कि हम द्विपक्षीय वार्ता के लिए यानी इस्लामाबाद जा रहे हैं पाकिस्तान से बात करने के लिए, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब इतने पहले कह दिया उन्होंने कि मैं विटकॉफ और कुशनर दोनों को भेज रहा हूं, बाद में दोनों को कैंसिल कर दिया, बोले 18 घंटे 20 घंटे का सफ़र, लंबा सफ़र है, क्यों जाएंगे, और फिर हम एक फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि उसके बाद बहुत सारी घटनाएं घट गई हैं, लेकिन आपसे समझना चाहता हूं कि अब दोबारा जाने का मतलब क्या है? क्या बातचीत की शुरुआत यहीं से मानी जाए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहम सवाल है ये कि क्या
अरागची फिर से इस्लामाबाद जाएंगे और क्या फिर से नेगोशिएशन की बात होगी? ईरान की तरफ से अभी ऐसी कोई बात नहीं की गई है कि जिससे ये पता चले कि ईरान फिर से नेगोशिएशन की तरफ जा रहा है। बल्कि अभी भी ईरानियन ऑफिशियल्स की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं उससे यही लगता है कि ईरान के सामने अमेरिका की तरफ से जो प्रस्ताव रखा गया था, जब आसिम मुनीर तेहरान आए थे, तो ईरान ने उसका जो जवाब दिया है वो अपने प्रस्ताव में दिया है और ईरान ने फिर से वही शर्तें रखी हैं, वही 10 पॉइंट रखे हैं कि जो पहले भी ईरान ने अमेरिका के सामने रखे थे और उस पर इस्लामाबाद टॉक में पहली बार बात हुई थी, लेकिन वो नाकाम रहे थे। तो जाहिर है कि उसके बाद जो सो कॉल्ड ब्लॉकेड अमेरिका की तरफ से लगाया गया था और सीज फायर का उसने उल्लंघन किया था, और फिर साथ ही 2 कश्तियां भी ईरान की और उसके बाद बल्कि 3 भी बताई जा रही हैं कि जो अमेरिका ने पायरेसी करने की कोशिश की थी, डकैती करने की कोशिश की थी और उनको पकड़ लिया था। तो जाहिर है कि इसको भी ईरान अपने ऊपर एक हमला समझता है, सीज फायर का उल्लंघन समझता है। उसकी वजह से ईरान की तरफ से ये बिल्कुल स्पष्ट था कि हम बातचीत तब तक नहीं करेंगे जब तक ये ब्लॉकेड हटाया नहीं जाता है। और इसी तरह से अरागची ने इस्लामाबाद जाने से पहले यह ट्वीट भी किया था कि जब तक जो हमारे पैसे आपने दबा कर रखे हैं वो जब तक आप वापस नहीं करेंगे तब तक हम आगे सीज फायर और इसी तरह से नेगोशिएशन की कोई बात नहीं करेंगे, बल्कि आप आइंदा हमलों के लिए भी तैयार रहिए। IRGC की तरफ से लोकेशंस भी मुअय्यन कर दिए गए थे, लोकेशंस भी बता दिए गए थे कि हम कहां कहां पर हमले कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी तक तो ये बात स्पष्ट नहीं हुई है कि अरागची दोबारा जाएंगे इस्लामाबाद या वो मस्कत से ही मॉस्को जाएंगे। हो सकता है इस्लामाबाद भी जाएं, वो हो सकता है कि कुछ मामलात ऐसे हों कि जो फिर से पाकिस्तान के साथ बात करना चाहते हो, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा संकेत नहीं आया है कि वो नेगोशिएशन के लिए बात करने के लिए जा रहे हैं। हाँ, इस बात का इम्कान पाया जाता है, यह संभव है कि अमेरिका ने ईरान के प्रस्ताव को फिर से मान लिया हो और फिर ईरान उसके ऊपर फिलहाल पाकिस्तान से बात करने के लिए जा रहा हो कि वाकई क्या ईरान का प्रस्ताव मान लिया गया है। हो सकता है उसके ऊपर कुछ जो डिटेल्स ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत होना अभी बाकी है, हो सकता है उसके ऊपर बातचीत हो। लेकिन जब तक यह ब्लॉकेड नहीं हटता है, अमेरिका पीछे नहीं हटता है, अमेरिका इन हरकतों पर बरकरार रहता है, जाहिर है कि ईरान की तरफ से नेगोशिएशन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। क्योंकि नेगोशिएशन की जो टीम है वो पूरी यहाँ पर तेहरान में बैठी हुई है, जिसके चीफ कालिबाफ हैं। अरागची जो गए हैं, जाहिर है कि वो चंद ही लोगों के साथ गए हैं। और जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका ने फौरन ऐलान कर दिया कि वेटकॉफ जा रहे हैं, दूसरे कुछ लोग उनके साथ जा रहे हैं नेगोशिएशन के लिए। जाहिर है कि वो किसी ना किसी तरह इस जंग से निकलना चाहते हैं, अपना बचाव करना चाहते हैं। जो उनकी खुद उनके मुल्क के अंदर मुखालफत हो रही है उसको ठीक करना चाहते हैं। आने वाले जो उनके मिड टर्म इलेक्शन है वो भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से आगे वो चीन का दौरा उनको करना है, वो भी जाहिर है कि एक हारे हुए खिलाड़ी की सूरत में चीन नहीं जाना चाहते हैं। तो अमेरिका किसी ना किसी तरह से चाहता है कि ईरान बातचीत के टेबल पर आए और अमेरिका ये कह सके कि हाँ, हमने बातचीत की है और हमने कुछ हासिल किया है, ताकि अपनी जनता के सामने भी और दुनिया के सामने भी वो हारे हुए चेहरे के साथ ना जाए, बल्कि अपनी फेस वैल्यू बचा कर जाए, ताकि आगे जो कुछ वो हासिल करना चाहते हैं वो किसी हद तक हासिल कर सकें। लेकिन अगर वो फिर से वही कुछ जो जंग के जरिए हासिल नहीं कर सके, फिर से उसी तरह से आते हैं, उसी तरह से डरा धमकर आते हैं, उसी तरह से ईरान को दबाव में बनाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। जी, ये होने वाला नहीं है। लेकिन ये अचानक जाने का मतलब क्या है? जो खबर आ रही है, आपने भी बताया कि हो सकता है जाएं, लेकिन अगर चले जा रहे हैं क्योंकि अभी अभी आए हैं,
दोबारा जाने का कोई जानकारी है आप तक कि दोबारा जाने का मकसद क्या है? नहीं, अभी इसके बारे में कोई खुद ना आरागची साहब की तरफ से, ना यहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री और उनके स्पोक पर्सन की तरफ से कोई उसके बारे में बातचीत नहीं हुई है, कोई डिटेल्स नहीं आई है कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, जाएंगे तो किस मकसद से जाएंगे। इसलिए जब तक कोई उनकी तरफ से स्पष्टि नहीं होती है तब तक कहना मुश्किल है। जी जी, मतलब स्पष्टीकरण अभी नहीं आया है, वहां से जानकारी ये नहीं है कि जा क्यों रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि मॉस्को जाने से पहले आरागची साहब फिर से ये डेलीगेशन जो अभी इस्लामाबाद से मस्कट पहुंचा था, ओमान पहुंचा था और ओमान से मॉस्को जाना था, लेकिन वो इस्लामाबाद होते हुए मॉस्को जाएगा और कहीं ना कहीं बातचीत के लिए एक रास्ता यहाँ तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इससे पहले भी जब ऑलरेडी वहाँ इस्लामाबाद से होकर ये डेलीगेशन आया है, अब्बास आरागची जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, वो लौट के आए हैं, तो इसका मतलब है कि बात कुछ आगे बढ़ सकती है। लेकिन एक बात ज़रा बताइए सफावी साहब कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कल रात को हमला हुआ, आपको पता ही है, और इसके तार जो हैं वो जोड़े जा रहे हैं ईरान से। ईरान क्या कह रहा है इस पे? एक बात तो ये, और कहा ये हो रहा है कि रोनाल्ड रीगन को भी, उनके ऊपर भी जब हमला हुआ था उसी होटल में, और ये जो करस्पॉन्डेंट्स के लिए जो पार्टी रखी जाती है, सालाना पार्टी वाइट हाउस करस्पॉन्डेंट्स के लिए, और इसमें ये जो कुछ हुआ है इसके बारे में क्या चल रहा है ईरान के अंदर, ज़रा ये, क्योंकि इतनी लिबर्टी मैं ले सकता हूँ कि चूँकि आप ईरान में बैठे हैं तो आपसे बेहतर कौन बताएगा कि ईरान में चल क्या रहा है। और अमेरिका हालांकि जो पकड़ाया है वो अमेरिकन है, कैलिफोर्निया का रहने वाला है, प्योर अमेरिकन, 31 साल का है और उसी होटल में था। 8 राउंड गोलियां चलाता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को गोली नहीं लगती है। तस्नीम न्यूज़ के तरफ से एक वीडियो और शेयर किया गया, उस वीडियो में ये बताया गया है, और मैं देखा भी और सही है, वो वीडियो बिल्कुल सही है कि डोनाल्ड ट्रंप से पहले जेडी वेंस को वहाँ से हटाया जाता है, लेके जा रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप को क्यों छोड़ दिया गया, ये भी है, क्योंकि भाई राष्ट्रपति जेडी वेंस नहीं है, राष्ट्रपति तो डोनाल्ड ट्रंप हैं। ये भी सवाल उठता है। और सबसे बड़ा सवाल कि ईरान के साथ जंग वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमले का मकसद क्या है? देखिए, मकसद तो बहुत से हो सकते हैं। जहां तक ईरान में इस इशू को लेकर अगर हम बात करें तो ईरान के लिए कोई इशू नहीं है, इसलिए कोई यहाँ पर बातचीत खास नहीं हो रही है। हाँ, जैसे इंडिया में इसमें खबरें आ रही हैं उनके ऊपर हमला हुआ है, इस हद तक तो यहाँ पर जाहिर है कि न्यूज चैनल्स में भी और अखबारों में भी खबर के तौर पर, और हो सकता है कि एनालाइज भी बहुत से लोग इसको कर रहे हों अलग अलग तरीकों से, लेकिन ये यहाँ पर कोई बड़ा चर्चा का विषय नहीं है। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप को मारने की और उन पर हमला करने की बात है, तो ईरान का जो मकसद है वो उनको मारकर पूरा नहीं होगा, बल्कि वो डोनाल्ड ट्रंप बचे रहे तो ही ईरान का जो मकसद है वो आगे बढ़ेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का इस वक्त सेफ रहना, उनका बचे रहना, उनका सत्ता में बरकरार रहना, ये ईरान के लिए ज्यादा इस वक्त फायदेमंद है और उनके हक में है। क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इंपीरियलिज्म को निगलेशन की तरफ, जवाल की तरफ लेकर जा रहे हैं, और दुनिया के सामने ये साबित कर रहे हैं कि भाई अमेरिका कितना कमजोर हो चुका है, और वो ईरान जैसे देश के ऊपर हमला करके जो गलती करता है, तो ईरान जैसा देश के जिसके बारे में ये सोचा जाता था कि बहुत कमजोर देश है, इसके पास कुछ भी नहीं है, और खुद ट्रंप साहब जो है वो अपने बयानात के जरिए से कई बार ईरान को खत्म भी कर चुके हैं, उनकी नेवी को खत्म कर चुके हैं, IRGC को खत्म कर चुके हैं। तो जाहिर है कि ट्रंप के जरिए ही ईरान के सारे मकसद पूरे हो रहे हैं। जो उन्होंने ब्लॉकेड लगाया हुआ है उसमें भी ईरान का ही फायदा है, और इसी तरह से आप देखते हैं कि जो 47 साल से इनके ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे थे, खासकर तेल के ऊपर, वो भी अमेरिका 2 बार हटा चुका है। तो ये सारी चीजें जितने भी आप देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप का बाकी रहना ईरान के फायदे में है। ईरान उनको हमला करने की या मारने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि ईरान का कोई बड़ा फायदा इसमें नजर नहीं आता है। हाँ, हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप को सिंपैथी की जरूरत हो अपनी आवाम के अंदर, या आगे जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं
वो फायदा उठाना चाहते हों इसके जरिए से, ये भी मुमकिन है। बाज जो तज्ज़िया-निगार हैं, एनालिसिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसमें इसराइल का, मोसाद का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उनके हाथों से फिसलते जा रहे हैं और अभी उनके काबू से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये उन्होंने भी हमला किया हो, और भी उनके बहुत से दुश्मन हो सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप से। जिस तरह से खुद अमेरिका के जो लोग हैं वो नफरत कर रहे हैं, और उस नफरत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, बढ़ती जा रही है नफरत, तो उनके बहुत से दुश्मन भी हो सकते हैं। खुद ये उनकी तरफ से भी हो सकता है, प्री प्लान भी हो सकता है। तो जाहिर है कि संभव बहुत कुछ है इसमें। और जहां तक आपने जो इशारा किया कि जेडी वेंस को पहले निकाला गया, उसके बाद जो है वो ट्रंप साहब को बचाने के लिए आए, तो इसमें हड़बड़ाहट भी हो सकती है। जाहिर है कि जब कोई ऐसा हमला होता है तो अगर सबसे पहले जेडी वेंस आगे आए हैं तो उन्हीं को निकालने की कोशिश करेंगे। और मुमकिन है कि जाहिर है कि जेडी वेंस को जिस तरह इस वक्त अगले राष्ट्रपति के रूप में देखा जा रहा है, वो एक तरह से उनको पीसफुल आदमी समझा जाता है कि वो जंग नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि उनको बचाकर अमेरिका का आगे फायदा होता है, तो इस नजर से भी इसको देखा जा रहा हो। लेकिन ईरान के अंदर ये कोई खास चर्चा का विषय नहीं है इस वक्त के डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला हुआ है। जी, ईरान के पास एक ये आप सही कह रहे हैं। लेकिन एक खबर और ये है कि IRGC ने साफ साफ कह दिया है कि हॉर्मुज पर जो 47 साल से अभी आप फ्री का मज़ा ले रहे थे, अब वो बंद, अब ख़त्म, अब ये नहीं चलेगा। और अब जो है हम मेहमान नवाजी का दौर अब ख़त्म हो गया, अब पैसे दीजिए। और इसमें 2 इजरायली जहाज़ को भी पकड़ा गया है। इस पर क्या सच्चाई इसमें कितनी है कि 2 इजरायली जहाज़ को पकड़ा गया है, हॉर्मुज पे ईरान ने पकड़ा है, इसको ज़रा कंफर्म कीजिए। और दूसरी चीज़, क्या अब परमानेंटली ये हो गया है कि हम ईरान ने कह दिया है कि अब हम टोल लेंगे, क्या ये बिल्कुल सही है? जी, जहां तक जहाजों के पकड़े जाने की बात है तो वो यहाँ के मीडिया ने उसको कवर किया है, कंफर्म किया है। 2 इस्राएली जहाज के जो कह सकते हैं कि वो दूसरे देशों के रूप में जाने की कोशिश कर रहे थे, हुर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन IRGC की जो नेवी है उसने डिटेक्ट कर लिया। उनके लिए ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि ये इस्राएली जहाज हैं, इसलिए उनको पकड़ लिया गया है। और जहां तक इस पर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर पूरे कंट्रोल की बात है, तो ईरान तो कह चुका है कि भाई 28 फरवरी से पहले की जो पोजीशन थी वो अब लौट कर नहीं आएगी, बल्कि अब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर हमेशा के लिए ईरान का कब्जा रहेगा, क्योंकि कानूनी तौर से भी वो ईरान की टेरिटरी में आता है, ईरान पर उसका हक है। लेकिन अब तक चूंकि ईरान पर हमला नहीं हुआ था और अब ईरान पर हमला हुआ है, जाहिर है कि ईरान को ये मौका दिया गया है। इसके बाद ईरान अब इसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखेगा। बल्कि यहाँ पर जो पार्लियामेंट है, जिसे मजलिस कहा जाता है, वहां एक बिल भी लाया जा रहा है। वो बिल वहां के तमाम जो पार्लियामेंटेंस है उनके सामने पेश किया जा चुका है। इसी तरह से जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसको भी दिया गया है, उस पर वो लोग चर्चा कर चुके हैं। और आइंदा आने वाले दिनों में शायद पार्लियामेंट के अंदर उसके ऊपर बाकायदा चर्चा होगी, उस पर जो है वो वोट भी लिया जाएगा मेंबर से। तो बाकायदा एक कानून की शक्ल में इसको ईरान लाने जा रहा है। वो जब आएगा उसमें डिटेल्स क्या होंगी वो पूरी तरह से अभी नहीं मालूम है, लेकिन जो बात बातें कही गई हैं पास पार्लियामेंटेंस की तरफ से, उसमें एक चीज यह है कि इसराइल को गुजरने की इजाजत नहीं होगी किसी भी सूरत में। इसराइल के ऊपर पूरी तरह से पाबंदी होगी। इसी तरह से वो देश के जो ईरान के साथ अपनी दुश्मनी को आगे बढ़ाते हैं इस जंग के खात्मे के बाद, उन्हें भी इजाजत नहीं होगी। फर्ज कीजिए कि अगर अमेरिका फिर से अपनी दुश्मनी बरकरार रखता है ईरान के साथ, तो उन्हें भी गुजरने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जो देश हैं, जाहिर है कि वो ईरान के साथ नेगोशिएशन करेंगे, ईरान से बातचीत करेंगे और अपने मामलात ईरान के साथ ठीक करेंगे, तो उसकी बेस पर ईरान उनको आगे जाने देगा। और जो जाहिर है कि ईरान के मित्र देश हैं, जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया ईरान का मित्र देश है,
तो जरूरी नहीं है कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो, सबके साथ एक जैसा रवैया हो। इंडिया और ईरान के रिलेशन को देखते हुए मुमकिन है कि इंडिया से ईरान टोल न ले या कम टोल ले। जाहिर है कि जो डिटेल्स आगे आएंगी उसकी बेस पर पता चलेगा कि ईरान किस तरह से कंट्रोल करेगा, किन हालात में कंट्रोल करेगा, किन शर्तों पर कश्तियों को आगे जाने की इजाजत देगा। और इसमें एक अहम पॉइंट है जो इराकची साहब के इस सफर से भी जुड़ा हुआ है, वो अभी मस्कत गए हैं। जाहिर है कि आप जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ ओमान है, तो ओमान की वो टेरिटरी के अंदर भी उसका एक हिस्सा आता है। और जो एग्रीमेंट ओमान का और ईरान का भी क्या कहते हैं, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, एक कन्वेंशन है 1982 का कन्वेंशन। उसमें 170 कंट्रीज में 3 कंट्रीज ऐसी हैं कि जिन्होंने उस कन्वेंशन को रेटिफाई नहीं किया है, यानी पूरी तरह से सहमति नहीं दी है उस पूरे कन्वेंशन को। जिसका मतलब यह है कि वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि कब उनको क्या करना है। उसमें खुद अमेरिका है, इसी तरह से एमिरेट्स है और तीसरा देश ईरान है कि जिन्होंने रेटिफाई नहीं किया है। लेकिन ओमान चूंकि उसको रेटिफाई कर चुका है, लिहाजा ओमान ये बात कह चुका है कि भाई हम गुजरने के लिए किसी तरह का टोल नहीं लेंगे। लेकिन जाहिर है कि ईरान को यह हक है, ईरान टोल लेगा। लेकिन 30 साल पहले, लगभग 30 साल पहले ईरान और ओमान के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें दोनों ने यह बात कही है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सिक्योरिटी हमारे हाथों में रहेगी। ईरान और ओमान दोनों मिलकर उसकी सिक्योरिटी का इंतजाम करेंगे। तो जाहिर है कि जब सिक्योरिटी ओमान के पास है, ईरान के पास है, तो उसी क्या कहते हैं कानून के मुताबिक वो सिक्योरिटी चार्जेस भी ले सकते हैं, दूसरे चार्जेस भी ले सकते हैं। जाहिर है कि ईरान अगर सिक्योरिटी चार्जेस भी लेता है तो वो ओमान के साथ भी शेयर कर देगा। तो मुझे लगता है कि इस बार जो इराकची गए हैं उसमें इस बात पर भी, जहां पर उन्होंने इस पूरे रीजन के जो हालात हैं उन पर बात की होगी, वहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर भी दोनों के बीच में फिर से बात हुई होगी कि किस तरह से हमें इसको कंट्रोल करना है, किस तरह से हमें इस पूरे मामले को आगे बढ़ाना है। जी, आखिरी सवाल जरा आपसे मैं करना चाहता हूं कि क्या अभी जो पहले सड़कों पे इतनी भीड़ रहती थी, लोग रात को निकलते थे, और क्या अभी भी वो क्रम जारी है या अभी वो नहीं हो रहा है? जी, तकरीबन हम लोग भी जाहिर है कि यहाँ पर रहते हैं। मैं जहां पर कुंभ में रहता हूँ, मेरे घर के नजदीक ही एक स्क्वायर है, तौहीद स्क्वायर के नाम से कुंभ में, कि जहां पर आप कहते हैं सबसे बड़ी भीड़ होती है कुंभ के दरमियान। तो रात में मैं वहां गया था, तो बल्कि मुझे ये ताज्जुब हुआ कि पहले से ज्यादा वहां पर मुझे भीड़ नजर आई, पिछली रातों से ज्यादा वहां पर भीड़ नजर आई। तो ये अभी जारी है। ईरान के जो जनता है वो रोजाना सड़कों के ऊपर आ रही है और ये पूरी दुनिया को पैगाम दे रही है कि भाई हम आखिर तक लगे रहेंगे, आखिर तक बने रहेंगे, आखिर तक अपने गवर्नमेंट के साथ, अपने मिलिट्री के साथ, अपने डिप्लोमेट के साथ रहेंगे। बल्कि हकीकत यह है, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूं कि यहाँ की जनता ये तय करती है कि आगे क्या होना है। यहाँ की जनता ये तय करेगी कि आगे जंग होनी है या नहीं होनी है। यहाँ की जनता ये डिसाइड करती है कि नेगोशिएशन होना है या नहीं होना है। यहाँ की जनता ये डिसाइड करती है कि हमें हमला करना है या नहीं करना है। जनता कैसे डिसाइड करती है, ये जितने भी आप देख रहे हैं कि रात में लोग इकट्ठा होते हैं, बाकायदा ये अपनी डिमांड्स गवर्नमेंट के सामने रखते हैं, मिलिट्री के सामने रखते हैं, अपने लीडर के सामने रखते हैं कि हम इस वक्त क्या चाहते हैं। और जनता की डिमांड्स की बेस पर ही सारे फैसले होते हैं, क्योंकि डिप्लोमेट्स हो या मिलिट्री हो, जाहिर है कि जनता अगर उनके साथ नहीं होगी, जनता अगर उनको सपोर्ट नहीं करेगी, वो ना जंग कर सकते हैं और ना ही वो बातचीत और नेगोशिएशन कर सकते हैं। तो जनता पूरी तरह से तैयार है, अपने लीडरशिप के साथ है कि हमारी डिमांड ये है कि आप ईरान के लिए जो बेहतर है वो आप करें, उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। और साथ में ये भी वो पैगाम देना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि जो लोग ये कहना चाहते हैं, जो ये साबित करना चाहते हैं कि ईरान की जनता अपनी गवर्नमेंट के साथ नहीं है, ईरान की जनता IRGC के साथ नहीं है,
ईरान की जनता लीडर के साथ नहीं है और IRGC खुद ही सारे फैसले करती है, मनमानी करती है, ये सही नहीं है। जनता आकर बता रही है कि सही नहीं है। और दूसरा जो एक अहम पॉइंट इसमें है, क्योंकि यहाँ पर बात आ गई है, अक्सर ये सवाल होता है कि ईरान में फैसले कौन ले रहा है, क्या IRGC फैसले रही है? तो यहाँ पर आप जानते हैं कि ईरानियन जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसके जो चीफ थे पहले कालीबाफ थे, और आज उनकी जगह जुल्कदर साहब आ चुके हैं। ये जो क्या कहते हैं काउंसिल है, इसमें जितने भी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अलग अलग वर्ग हैं, जो अलग अलग यहाँ पर पार्ट्स हैं गवर्नमेंट के, उन सब के नुमाइंदे होते हैं। यानी जो सुप्रीम लीडर है उनका नुमाइंदा होता है। इसी तरह से अलग अलग मिनिस्ट्रीज यहाँ पर होती है, IRGC के नुमाइंदे होते हैं, मिलिट्री के नुमाइंदे होते हैं, पार्लियामेंट के नुमाइंदे होते हैं। तो ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, जंग को आगे बढ़ाना है, नेगोशिएशन करना है या सीजफायर करना है। ये सारे फैसले ये काउंसिल लेती है, और जब ये फैसले ले लेती है तो ये सुप्रीम लीडर के पास इनका आखिरी फैसला भेजा जाता है, और सुप्रीम लीडर आकर उसको फाइनल करते हैं कि भाई हमारी तरफ से ये ओके है और फाइनल है। क्योंकि पब्लिक की तरफ से डिमांड आई है, पब्लिक की तरफ से जो कहा गया है, उसकी बेस पर जो पब्लिक के नुमाइंदे हैं इस काउंसिल के अंदर, वो एक फैसला लेते हैं। तो सुप्रीम लीडर भी पब्लिक के नुमाइंदों के फैसले को ही सही समझते हुए उसको आगे बढ़ाते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद सज्जाद सफावी साहब, समय देने के लिए, वक्त निकालने के लिए, ईरान से संबंधित तमाम खबरों को बताने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपने वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, दूसरे तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया और आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और ज़रा इधर आते हैं। ईरान से संबंधित तमाम अपडेट्स आपके सामने है, लेकिन ईरान से इधर ज़रा हिंदुस्तान आते हैं। हिंदुस्तान में भी पश्चिम बंगाल और वहाँ पर जो बवाल मचा हुआ है, अब धीरे धीरे जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे सियासी गर्मी भी वहाँ जो है वो लोगों को झुलसा रही है, ये कह सकते हैं। और ऐसे में किसकी सरकार बनेगी बंगाल में, ये 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले अभी क्या चल रहा है, और उस पर शुरुआत में अपनी बात रख चुका हूं। जरा जल्दी से प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास आना चाहता हूं। अमित शाह का बयान बिरयानी खिलाने वाला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आपने देख लिया, तमाम बीजेपी के नेता वहां लगे हुए हैं, घर घर जा रहे हैं। प्रफुल्ल जी और अच्छे से बताएंगे। लेकिन फर्स्ट फेज के बाद आखिर क्या हुआ कि सेकंड फेज में इतना एग्रेसिव हो गई है भारतीय जनता पार्टी, और उसमें भी वो अब घुसपैठिया और बिरयानी इन सब को लेके आई है। क्या लगता है आपको, क्या कारण हो सकता है? देखिए राजीव जी, मेरे दिल पे छुरियां चली। आवाज नहीं आ रही, आवाज बहुत धीमी आवाज आ रही है आपकी जी। अच्छा, मैं कोई अब आ रही है शायद उस बीच। मैं राजीव जी ये कह रहा था कि मेरे दिल पे इतनी तगड़ी चोट लगी थी जब मेरी भारत माता को डोनाल्ड ट्रंप ने नरक कहा था, और मेरे को और भी दिल में चोट लगी थी जब राम माधव ने कहा था कि भारत ने पूरी तरह समर्पण कर दिया, जो अमेरिका कहता है मेरा देश करता है। बाद में माफी मांग ली थी। लेकिन आज मुझे एक बड़ी खुशी है, मुझे ये खुशी है कि चाहे मेरे देश में, तो ये सोचता था कि मेरे देश की कानून व्यवस्था इतनी ज्यादा कमजोर है कि हमारे देश के अंदर अमित शाह जैसे गृह मंत्री होने के बावजूद पहलगांव हो जाता है, पुलवामा हो जाता है, उरी हो जाता है, पठानकोट हो जाता है। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मेरे देश की व्यवस्था तो अमेरिका से बेटर है। भाई, अमेरिकन प्रेसिडेंट की पार्टी में एक व्यक्ति बंदूकें लेके चला जाए और फायरिंग कर दे। हमारे यहां तो हमारे माननीय मोदी जी के सामने 15 किसान आ जाते हैं तो मोदी जी की जान को खतरा हो जाता है, कहते हैं मुख्यमंत्री को बता देना मैं जान बचा के लौट आया। संसद के अंदर अगर 6 महिलाएं जो सांसद हैं उनसे हमारे माननीय मोदी जी को खतरा हो जाता है और उसके बाद वो संसद के अंदर नहीं आते, तो इसका माने अमेरिका की कानून व्यवस्था इतनी ज्यादा खराब है कि राष्ट्रपति के ऊपर एक आदमी आम लाता है, उसकी फ्रिस्किंग नहीं होती है और वो गोली चला के चला जाता है। देखिए, आपने राजीव जी बात की बंगाल की, देखिए सारे के सारे स्टेटमेंट ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड है। कारण, आपको भी कानून का ज्ञान है, प्रशांत टंडन साहब को भी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उन्होंने इस बारे में पत्रकारिता की है। मुझे बता दीजिए कौन सी धारा है
जिस धारा में किसी राजनीतिक नेता को अपने विपक्षी कोई लोगों को पेड़ पे उल्टा लगाने का प्रावधान है। अच्छा, क्या राजनीतिक लोगों को यह अधिकार है? क्या पुलिस को यह अधिकार है? क्या न्यायालय को अधिकार है किसी को पेड़ पे उल्टा लटका दे? भाई देखिए, कानून के हिसाब से धारा के अनुसार आप उसको जेल भेज सकते हैं, बहुत ज्यादा गंभीर उसने काम किया है तो उसको फांसी पे चढ़ा सकते हैं, आजीवन कारावास करते हैं। लेकिन ये कौन सी कानून की धारा है जिसमें विपक्षी को पेड़ पे उल्टा लटका दिया जाए? अच्छा, फिर आप कर रहे हैं बिरयानी की। राजीव जी, आप तो बहुत ज्यादा आपके पास जानकारी रहती है, आप ये बता रही है बिरयानी खाने पाकिस्तान कौन गया था? 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या पाकिस्तान गए थे? क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान का है उसको बुलाया था? क्या कौन सा हमारा देश का ऐसा प्रधानमंत्री था जो लाहौर बस यात्रा लेके गया था और मुशर्रफ को उसने आगरा के अंदर मीटिंग कराई थी और कारगिल के अंदर उनके सैनिक हमारे देश के अंदर बैठ के चले गए थे? जब हमारे देश के डॉक्टर मनमोहन सिंह पाकिस्तान नहीं गए और बिरयानी खाने नहीं गए, मेरा देश का कौन सा आदमी ऐसा था जो बिरयानी खाने गया था? अच्छा, दूसरी बात ये बताइए, जैसे निकम साहब ने कहा, भाई निकम साहब ने आरोप लगाया था, उसके बाद उन्होंने माफी मांग ली, इसका मतलब वो झूठ बोल रहे थे विनोद राय जैसे विनोद राय ने झूठ बोला था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ईमानदार सरकार को बदनाम किया था और जैसे एक पूरा षड्यंत्र रचा गया था 12-13 को। आप ये बताइए, उसी बिरयानी की झूठी बात करके तो मेरे ख्याल से अमित शाह साहब से ये पूछना चाहिए हम लोगों को और ममता बनर्जी को भी और राहुल गांधी को भी कि पाकिस्तान आप बिरयानी खाने क्यों गए थे जब आपको वहां पे इन्विटेशन नहीं था? क्या जरूरत थी एक ऐसा देश जो मेरे देश के अंदर आतंकवादियों को भेजता है, मेरे जवानों की हत्या करता है, मेरे पर्यटकों की हत्या करता है, उसके साथ आपने जाके पाकिस्तान बिरयानी क्यों खाई? कसाब ने बिरयानी खाई या नहीं खाई, ये तो निकम साहब ने कह दिया कि उसने नहीं खाई थी और ये झूठी खबर आपने फैलाई थी। ये बताइए, काबुल के अंदर राजीव जी आपको तो पता होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी ना, आपने वहां के एक आतंकवादियों को, जिस आतंकवादी ने भारत की नाक में दम कर दिया, उस आतंकवादी को छोड़ने भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों गए थे? और वहां जाके जिसको आपने छोड़ा था आज तक भारत के लिए परेशानी क्रिएट कर रहा है। देखिए, जिस प्रकार की स्थिति ईरान के अंदर है उसी प्रकार की स्थिति बंगाल के अंदर है। ईरान के अंदर अमेरिका और इजराइल गुंडागर्दी कर रहे हैं और बंगाल के अंदर ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। जो अरविंद केजरीवाल की बात आपने सुनाई, बिल्कुल सच बात है। एक बेचारी 5 फुट 2 इंच की महिला, एक तरफ नारी सम्मान की बात करते हैं और बाकी पूरे हिंदुस्तान के जितने भी दुर्दांत लोग हैं वहां जाके जमे हुए हैं, जिनको बंगाली बोलना नहीं आता, जिनको बंगाली कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता है। एक महिला जो चप्पल पहन के चलती है और जो सादी धोती पहन के चलती है और अपने सादे मकान में रहती है, उस महिला पे इस प्रकार से जो ये कर रहे हैं, इनको उल्टा पड़ेगा। उल्टी गिनती इनकी शुरू हो गई है और भगवान की कृपा से उल्टी गिनती इनके बंगाल से ही शुरू होगी, तमिलनाडु से ही शुरू होगी और 5 तारीख के बाद फिर उसके बाद ये लोग बंगाल के अंदर दिखाई नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जो कांग्रेस इससे को हराया जाएगा और ये जाके दूसरी जगह किसी दूसरे प्रदेश में फिर घुसपैठिए की बात करेंगे और हिंदू मुसलमान का नैरेटिव चलाएंगे। घुसपैठिया हिंदू मुसलमान। और उज्जवल निकम ने तो साफ साफ कहा था उस समय कि मैंने स्पेशली ये नैरेटिव चलाया ताकि देश में कसाब के खिलाफ माहौल बने, उसके खिलाफ देश में गुस्सा फूटे। ये उज्जवल निकम ने मीडिया के सामने आके कहा है। खैर, तो इसका मतलब है कि वो वकील ऑलरेडी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि वो झूठ बोल रहे थे, उन्होंने झूठी नैरेटिव सेट की। लेकिन अब अगर कहना कि ममता बनर्जी और कांग्रेस मिलकर यहाँ आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और हमारी सरकार 2014 के बाद आई है तो हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। प्रेम कुमार जी, ये सर्जिकल स्ट्राइक, बिरयानी, घुसपैठिया, आतंकवादी फर्स्ट फेज में नहीं था, शायद सेकंड फेज में आने, और सेकंड फेज जैसे फर्स्ट फेज हुआ है, उल्टा लटकाने से लेकर ये मार कुटाई सब यहाँ पे है। इसका मतलब क्या माना जाए? फिर आऊँगा बाद में बिल्कुल। प्रफुल्ल जी चूंकि ग्राउंड जीरो पे हैं, ये और बेहतर बताएंगे कि इसके क्या मायने हैं, लेकिन ज़रा आप लोग बताइए क्या मायने निकाले जाएं पश्चिम बंगाल के सेकेंड फेज के चुनाव 142 सीटों के लिए? जी शुक्रिया राजीव जी। देखिए, नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी, इन दोनों ने एक बात जो कॉमन कही है वो है कि टीएमसी के लोगों को, टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटका के मारेंगे। ये बात इन दोनों ने कही है।
तो आपको ध्यान होगा, अभी चर्चा चल रही है, टीवी चैनल्स में भी इसकी चर्चा है। तो बीजेपी वाले सफाई दे रहे हैं कि आप लोग क्यों परेशान हैं, गुंडों को मारने की बात हो रही है, शरीफ लोगों को मारने की बात थोड़ी हो रही है। ये लगभग वही पैटर्न है कि गद्दारों को गोली मारो। नहीं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, हम तो गद्दारों को गोली मारने के लिए कह रहे हैं। और फिर हर टीवी चैनल्स में अपोजिशन के लीडर्स को गद्दार बोलना, आंदोलनकारियों को गद्दार बोलना, बीजेपी विरोधियों को गद्दार बोलना और देश को गोली मारने के लिए उकसाना। ठीक वही पैटर्न यहाँ भी दिखता है। यहाँ भी कार्यकर्ताओं को हिंसा के लिए प्रेरित करने वाली ये भाषा है। ये तो एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू ये है कि ये दोनों जोड़ी अगर इतने ही स्ट्रांग है कि टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटका देंगे, वो भी 4 तारीख के बाद में, तो आज क्यों नहीं लटका पा रहे? आज इनको किसने रोका है? और मणिपुर में किसने रोका है? मणिपुर जो हिंसा की आग में जल रहा है, वहां कहां है ये दोनों, ये जोड़ी कहां है जो कि टीएमसी के लोगों को उल्टा लटकाना चाहती? तो ये बात जो है सबकी समझ में आ रही है। काकोली सयानी घोष जो बीते दिनों वो काबा वाली गीत गाई थी, अब एक और गीत लेकर आई है जो भी बहुत चर्चा में है और उसके अलावा भी है। उस गीत में जाहिर है कि जय हनुमान चालीसा भी है, गुरुवाणी भी है और इस्लामिक लोगों के लिए जो बोला जाता है वो नारे नुमा गीत भी हैं। तो किया क्या जा रहा है कि केवल हनुमान चालीसा निकाल के और ये कह रहे हैं कि देखो पहले तो ये काबा करते थे और अब हनुमान चालीसा करने लगे हैं, ये लोग चुनाव हारने वाले हैं। तो इस तरह का भी नैरेटिव जो है गलत तथ्यों के साथ में फैलाया जा रहा है। क्योंकि भाई एक बात बंगाल की संस्कृति में हमेशा से रही कि यहाँ यहीं हिंदू, यहीं मुस्लिम और सारे लोग मिलजुल कर रहते आए। इस बारे में कविता भी किया जाता है, साहित्य भी लिखा जाता है, सारी चीजें रही हैं। उस बात को बोलना आज गुनाह हो गया है। योगी आदित्यनाथ जैसे लोग वहां पहुंचते बोलते बंगाल को काबा बनने नहीं देंगे। अरे काबा बनने नहीं देंगे का मतलब क्या? काबा के लिए दिल में इज्जत है बंगाल के लोगों को या देश के लोगों को। इस बात का काबा बंगाल में बनाने से क्या संबंध? आप स्वयं एक परिकल्पना रखते हैं काबा बनाने की और स्वयं कहते हैं ये होने नहीं देंगे। बाबरी मस्जिद हम बंगाल में बनने नहीं देंगे। अरे 1000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट आप ही कर रहे हैं बाबरी मस्जिद बनाने के लिए और बनवाने के लिए। और उसके बाद में वो पुलिस प्रोटेक्शन में टीएमसी के लोगों को गाली देता है हुमायूं कबीर और उकसाता है, और आप कहते हैं कि टीएमसी का लोग गुंडा है। तो ये इस स्तर पर चीजें चल रही हैं, ये साफ तौर पर दिखता है। तो इसका मतलब है कि चुनाव ये उसी तरह से हार रहे हैं जैसे बीते चुनाव में हारे थे। बीते चुनाव में तो दीदी ओ दीदी 4 मई 3 मई दीदी गई कह रहे थे, उस समय 3 मई को रिजल्ट आ रहा था। तो लेकिन वो उसके मुकाबले तो हम कहेंगे इस बार इनका चुनाव प्रचार भी फीका है। जुबान जरूर तल्ख है लेकिन चुनाव प्रचार फीका है। तो जब तब नहीं सफल हुए, जबकि उस समय टीएमसी को तोड़कर अब बड़े बड़े लोगों को जोड़कर लगता था पूरा टीएमसी ही अपने साथ जोड़ लिए हैं, तब नहीं जोड़ सके। अब तो लोकसभा सीटें में इनके घट गई है, 6 लोकसभा सीटें घटी है बीजेपी की, राजनीतिक ताकत कमजोर हुई है। तो जीत जाने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। जो वोट प्रतिशत बढ़ा है उसको बोल रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी। नहीं, मैं 1-2 लाइन में ही खत्म कर रहा हूं कि जो वो वोट प्रतिशत बढ़ा है वो वास्तव में अपना वोट बचाने के लिए, कहीं मेरा राशन कार्ड न छिन जाए, कहीं हमें घुसपैठिया न घोषित कर दिया जाए, कहीं हमारी नागरिकता न चली जाए, इस डर से लोगों ने वोट किया है। तो ये वोट क्या बीजेपी के लिए होगा? ये वोट बीजेपी और एसआईआर और चुनाव आयोग से लड़ने के लिए वोट हुआ है। इसलिए वो वोट प्रतिशत वाला जो आंकड़ा था 3 करोड़ 15 लाख वोट पिछले बार पड़े थे, इस बार 3 करोड़ 60 लाख पड़े, करीब 24 लाख का फर्क है। तो इससे ज्यादा लगभग दुगना 47 लाख वोट तो हटे हैं और ट्रिब्यूनल के पास में है करीब 27 लाख वोट हैं। तो इस सब को मिला के देखा जाए तो वोट प्रतिशत का बढ़ना
ममता बनर्जी के लिए वोट है, इन लोगों के लिए वोट नहीं है जो उल्टा लटकाने और तमाम तरह की भाषा बोल रहे हैं। जी प्रशांत जी कैसे आप देखते हैं और इस पूरे सेकेंड फेज को खासकर जिस ढंग से चुनाव प्रचार चल रहा है? सेकेंड फेज बहुत संकेत दे रहा है राजीव जी। संकेत पहला तो यह है कि देखिए, मुझे लगता है कि पहले फेज में दावे किए जा रहे हैं मोदी जी की तरफ से, अमित शाह की तरफ से, वो दावे से लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार अपना काम कर नहीं पाए, वो डिलीवर नहीं कर पाए जो उनको उनका मैंडेट था, जो उनको कहा गया था। और क्योंकि अगर उसमें सच्चाई होती कि जितनी सीटें आ रही हैं, तो सेकंड फेज के इलेक्शन के पहले मोदी जी कम से कम पश्चिम बंगाल के लिए कुछ नीतिगत घोषणाएं शुरू करते, कोई टीम सामने आती, कुछ चर्चा होने लगती कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। भले ही गोदी मीडिया में कुछ नाम प्लांट हो जाते हैं कि इनके इनके नाम चल रहे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, वो नाम भी प्लांट नहीं हुए। और अचानक आप देखिए कि कमल आ गया, जो बीजेपी का जिसको कहें कि संकट मोचक जो वो है रामबाण, कि कुछ ना चले तो ये चलेगा ही चलेगा। तो वो उन्होंने अपना एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश की है, और ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश राजीव जी अपनी सीटें बचाने के लिए है कि ऐसा ना हो कि बहुत बुरी स्थिति हो जाए। जैसा प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि भाई 6 MP आपके कम हुए हैं, और वोटिंग का पैटर्न हमने देखा है। उस दिन जो वोटिंग हुई है कई जगहों पे तो 96% वोटिंग दोपहर के 1 बजे तक हो गई कुछ कुछ बूथों पे। तो ये 96% दोपहर के 1 बजे तक हो गई, वो किस लिए वोट दिया है? वो लोगों ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वोट दिया है। और क्या बंगाल के लोग ये चाहेंगे कि एक सरकार ऐसी वहां पे आए जो ज्ञानेश कुमार और सरकार के बीच में एकदम साठगांठ हो और सारे मतलब इससे भी ज्यादा लोगों के नाम कट जाए? तो ये तो संभव नहीं होगा। तो इससे मुझे लगता है कि सेकंड फेज फर्स्ट फेज अच्छा नहीं गया है, जिसकी पूरी ताकत हो रही है। और एक आखिरी बात, अभी मैं शाम को ही थोड़ी देर पहले मैं बेंगलोर से आया हूँ, और जिस फ्लाइट पे मैं था मेरे बगल में एक यात्री बैठे हुए थे जिनका बंगाल से कोई लेना देना नहीं है। वो कनाडिगा थे और दिल्ली आ रहे थे, कर्नाटक के थे और दिल्ली आ रहे थे, और वो अपने मोबाइल पे सयोनी घोष के वीडियो देख रहे थे। अब आप देखिए कितना वो लोकप्रिय है, जो उनका मतलब इसको मैं कहूँगा कि जो सबसे स्टार प्रचारक है इस वक्त वो सयोनी घोष है, और क्या कमांड है उनका। जरा सुन लीजिए जरा सुना देते हैं जरा सुनिए, जरा सुनाइए। আরে ভবানীপুর, এখানে এত সম্প্রীতি, এখানে এত শান্তি, এটা তো একটা মিনি ইন্ডিয়া নিজের মধ্যে। সব ধর্মের সব সম্প্রদায়ের লোক আছে, যেখানে একটা বাড়ি থেকে শোনা যাচ্ছে যে কোনো ঘর থেকে আওয়াজ আসছে, কেউ বলছে রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো দেহি या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ठीक তার পাশের গলি থেকে শোনা যাচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। যাচ্ছে তো শোনা? ঠিক তার পাশে কোন গলি থেকে শোনা যাচ্ছে জয় হনুমান জ্ঞান গুণ সাগর জয় কপীস তিহু লোক উজাগর रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। ठीक तार पाशे कोথাও শোনা যাচ্ছে যে ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजुनि सेवन गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच। তোমার বাংলা তো
বিজেপির হাতে তুলে দেবেন? বৈষম্যকে জায়গা দেবেন? বিভাজনকে জায়গা দেবেন? এদেরকে আসতে দেবেন এখানে? ये हैं सायनी घोष। देखिए, बांग्ला उसमें गुरबानी, उसमें कलमा भी है, उसमें और हनुमान चालीसा भी है, संस्कृत का श्लोक भी है, और सभी भाषाओं में उच्चारण बिल्कुल वैसा है जैसा होना चाहिए। तो बहुत लोकप्रिय है, स्टार प्रचारक हैं वहाँ पे, बहुत बढ़िया उनका चल रहा है। इसीलिए मैं आपको कि यही वीडियो मेरे पड़ोस बगल में बैठे हुए यात्री देख रहे थे जब मैं बेंगलोर से आ रहा था। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, जरा आगे बढ़ते हैं। जल्दी से एक छोटा सा कमेंट प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, और फिर जयशंकर जी आपके पास आता हूं तुरंत। स्वामी जी, इस वीडियो को आपने देखा, क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी, वास्तविकता में मेरी भारत माता की बेटियां ऐसी होती हैं, और ये बेटियां होती हैं जो भारत के चरित्र को, हमारे कैरेक्टर को दिखाती हैं कि हम कैसे सब धर्मों का सम्मान करते हैं, और हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इस देश के नागरिक हैं और भारत माता को हम अपना आदर्श मानते हैं। ऐसी होती हैं बेटियां देश की। और इन बेटियों को हराने के लिए, इन बेटियों को परेशान करने के लिए ममता बनर्जी जैसी बेटी को, सायनी घोष जैसी बेटी को, और ये बात आपने देखा कि टीएमसी ने सबसे ज्यादा महिला सशक्तिकरण के लिए लोकसभा सांसद में, अगर आप भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी का कंपैरिजन कर लें, राज्यसभा लोकसभा में जितना रिप्रेजेंटेशन बीजेपी वालों का है महिलाओं का, उसका डबल का रिप्रेजेंटेशन एक महिला चीफ मिनिस्टर आपको सहन नहीं हो रही, और आप सशक्तिकरण की बात कर रहे हो, आप नारियों को सम्मान देने की बात कर रहे हो। और एक महिला जो कि बंगाल के लिए उसने लाठियां खाई हैं, अपना पूरा शरीर तोड़वाया है, और ये बेटी, ये है हमारे देश की बेटी। ऐसी बेटियों पे हमें गर्व है। और जो दूसरे देश से नॉन बंगाली जाके मंगलवार के दिन वहां जाके मछली खा रहे हैं, देखिए बंगाली मछली खाएं, हमें परेशानी नहीं, वो उनके संस्कार है, उनकी संस्कृति है। लेकिन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाके, अगर वहां पे, या दिल्ली के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाके, जो यहां जाके उपदेश देते हैं, दूसरों के फ्रिज खोल खोल के देखते हैं किस चीज का मीट है, अगर मंगलवार को कलकत्ता में जाकर नॉन बंगाली होने के बावजूद अगर नॉन वेज खाते हैं, तो हमारी सनातनी भावना को ठेस पहुंचती है, और मैं इन लोगों को धिक्कारता हूं। लेकिन महिलाओं के ऊपर इस प्रकार की टीका टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है, और मेरे देश की बेटियां ऐसी होती हैं जैसी ये सायनी घोष है। जी, सायनी घोष की बात यहाँ चल रही थी। जरा आना चाहता हूँ जयशंकर जी आपके पास। जयशंकर जी, जरा समझना चाहता हूँ इस चुनाव को, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, और सेकेंड फेज में जो कुछ चल रहा है, बंगाल को, बंगाल की सियासत को बहुत नज़दीक से आप जानते हैं। आपका एक शानदार वक्त पत्रकारिता का वहाँ गुजरा है, उस हिसाब से भी मैं समझना चाहता हूँ आपसे कि आज के दौर में ये जो पूरा का पूरा चुनावी रणनीति, एक तरफ से बीजेपी ने गियर चेंज किया है, उसके क्या मायने हैं, और ममता बनर्जी का पूरा जो अभी तक कैंपेन चलता आ रहा है, जिसमें फर्स्ट फेज निकल चुका है, और सेकेंड फेज की तरफ ज़रा एक कंपैरेटिव अगर विश्लेषण करना हो तो कैसे देखते हैं आप? राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 वर्षों से ही पश्चिम बंगाल में काम करना शुरू कर दिया था चुनाव के हिसाब से। उनके लोग, उनके विधायक, सांसद, मिनिस्टर, उनके अपने लोग डिफरेंट इलाकों में जा करके अपने काम में लगे हुए थे, और कैसे लोगों में हिंदू मुस्लिम डिवीज़न बढ़े लोगों को। अच्छा, हम 1-2 उदाहरण तो हमारे पास हैं, जो हमको खुद बताया था। हम जा रहे हैं, उस समय एक केंद्र में मंत्री थे, उनका आदमी था, वो उस समय प्रभारी थे बंगाल के। ये सारे काम उन्होंने किए। उसके बाद फिर चुनाव आयोग को लगाया, SIR की प्रक्रिया की, सब कुछ किया, लेकिन कोई कारगर होते उस ढंग से दिख नहीं रहा है। यही कारण है कि इनके जो बौखलाहट आ रही है, जो इस तरह के बयान आ रहे हैं, अमित शाह जैसे बोल रहे हैं। अब जो पहला फेज हुआ है चुनाव का, पिछले चुनाव में 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक सीटें इसी पहले चरण में मिली थी। इस बार उम्मीद तो थी कि हो सकता है कुछ और इनकी सीटें बढ़े,
लेकिन मुझे जो अभी तक अब संकेत मिल रहे हैं उसमें लग रहा है कि वहां से भी इनकी सीटें कुछ कम हो सकती हैं। और जो कांग्रेस जो शून्य पे निपट गई थी, तो कांग्रेस का भी इसी इलाके में अपना जनाधार रहा है, चाहे वो बरहामपुर में अधीर रंजन चौधरी का हो, मुर्शिदाबाद में हो, या ये मालदा में गनी खान चौधरी के परिवार का रहा हो। तो कुछ सीटें हो सकता है कि कांग्रेस के गठबंधन को भी वहां मिल जाए, तो जो बीजेपी को पिछली बार प्लस हुआ था वो माइनस होने वाला है। अब इसको देखते हुए इनकी बौखलाहट आ रही है। अब उनको याद आ रहा है साहब वो तो अजमल कसाब को बिरयानी खिलाते थे। बहुत सही बताया हमारे मित्रों ने कि साहब किसने किसको बिरयानी खिलाई थी, कौन चला गया था पाकिस्तान। और तो और पठानकोट एयरबेस पे जब आतंकी हमला हुआ था तो उस समय आईएसआई के लोगों को बुला करके घुमाया था एयरबेस पे, पठानकोट के एयरबेस पे घुमाया था। उन लोगों का क्या खिलाया था, रोटी दाल सब्जी खिलाया था या बिरयानी खिलाया था, ये बताना चाहिए हमारे गृह मंत्री को। देखिए मुश्किल क्या है कि इन लोगों का बड़बोलापन और इस तरह की भाषा जो है, गाली गलौज वाली भाषा, इसलिए बढ़ते चली जाती है क्योंकि इस पर कोई रोकथाम करने वाला होता नहीं है। मेरे ख्याल से अमित शाह पर अभी भी मौका है कि एक मुकदमा हो जाना चाहिए, मुकदमा करना चाहिए कि हाँ भाई अजमल कसाब को किसने बिरयानी खिलाई थी जेल में। अगर जेल में बिरयानी खिलाई थी तो उसका कोई ना कोई रिकॉर्ड होगा वहां पे। और जिसने आरोप लगाया था उसने तो खुद ही कह दिया कि हमने झूठ फैलाया था। वो कांग्रेस सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए वो झूठ प्रचार किया था उज्जवल निकम ने। तो उसके बयान को लेते हुए और अमित शाह के आज के बयान को लेते हुए मेरे ख्याल से किसी न किसी को मुकदमा करना चाहिए, क्योंकि हर बार ये कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोल करके गाली गलौज करके ये निकल जाते हैं और फिर अगली बार उसको फिर इस्तेमाल करते हैं, कोई उसका ढंग से जवाब नहीं दे पाता है। तो एक तो मेरी राय तो ये है कि ये होना चाहिए, लेकिन बात उसमें यही है कि हालत बहुत अच्छी नहीं है। उत्तर बंगाल के इलाके में अगर इनको उतना अपेक्षित समर्थन नहीं मिला, और साउथ बंगाल में तो बहुत ज़्यादा इनका था भी नहीं, और कह रहे हैं जैसे अमित शाह कि साहब टीएमसी के गुंडों को क्या लटका देंगे, कहाँ लटका देंगे, पेड़ पर लटका देंगे। अरे भाई, जो चुनाव आयोग के सामने जो रिपोर्ट आई है, जो हलफनामा दाखिल किया है लोगों ने, उम्मीदवारों ने, उसमें सबसे बड़े क्रिमिनल तो आपकी पार्टी के हैं। अर्जुन सिंह, हमारे प्रफुल्ल जी बताएंगे, अर्जुन सिंह कभी बैरकपुर के सांसद हुआ करते थे, कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी टीएमसी में, कभी बीजेपी में, कभी टीएमसी में। अभी इस समय बीजेपी के टिकट पे विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। 100 से अधिक आपराधिक मुकदमे हैं अर्जुन सिंह जी के खिलाफ। तो पहले तो उन्हीं को पेड़ में लटकाना चाहिए ना, उनको तो आप कुछ कर नहीं रहे हैं। तो इस तरह की बातें लेकिन ये लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हालत खस्ता है। और ये दिल्ली, हरियाणा, बिहार नहीं है, बंगाल मरने मारने पे, चूंकि उनके एग्जिस्टेंस का सवाल है। जिस ढंग से आपने घुसपैठिया बनाया है, और ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को साधुवाद है, बधाई है कि वो लोग डाल तो पात के लड़ाई लड़ना जानते हैं। एसआईआर की प्रक्रिया को भी जिस ढंग से ममता बनर्जी चली गई लड़ने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में खुद वकालत का धारा करके वहां पे अपना आर्गूमेंट रखा उन्होंने, उसी का नतीजा है कि 32 लाख नाम वापस आए हैं जो काट दिए गए थे। तो ये बड़ी उपलब्धि उनकी है। और एक जो हवा जो फैलाया गया है कि साहब वो 93% वोट पोल हुआ है, अरे भाई पिछली बार से तो इस बार बहुत सारे वोट तो कम हो गए ना, तो इस बार जितने वोट रह गए उसमें परसेंटेज देख रहे होंगे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उसमें हाइप नहीं है। वो कुल मिलाकर के वही 80% के आसपास ही है। लेकिन अब चूंकि ठीक है, उसमें भी यही बातें छन के आ रही हैं कि लोगों ने अपने अस्तित्व की लड़ाई मान करके वोट किया है कि भाई अगर इस बार हम वोट नहीं दे पाएंगे तो अगली बार हो सकता है हमारा नाम ऐसे ही गायब हो जाएगा, तब तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमारे यहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, सबूत नहीं रह जाएगा। इसलिए लोगों ने बढ़ चढ़ करके वोट दिया है, और मुझे लगता है कि टीएमसी को वोट मिला है। पहले बीजेपी को थोड़ा सा जो एज मिल रहा था कुछ इलाकों में, वो एज अब कांग्रेस के पक्ष में चला गया। कांग्रेस और लेफ्ट का जो गठबंधन है उसके पक्ष में जा रहा है, क्योंकि बीजेपी धीरे धीरे एक्सपोज हो रही है। बीजेपी एक बार भी नहीं बता पा रही है कि भाई जो हम वादे कर रहे हैं उन वायदों को हमने बिहार में कितना लागू किया है, हमने दिल्ली में कितना लागू किया, हमने यूपी में कितना लागू किया है। सिर्फ घुसपैठिया और ये हिंदू मुस्लिम
और बिरयानी, मतलब इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। मोदी जी के पास ये भी बताने का नहीं है कि भाई हमने बंगाल के लिए क्या किया, क्या नहीं किया, या देश भर में हमने क्या किया। जब इतने सालों की हमारी सरकार हो गई, 12 साल की, उसमें हमने क्या किया। वो घूम फिर करके आप आ रहे हैं वही हिंदू मुसलमान। लेकिन इस बार वो मामला मुझे लगता है कि चल नहीं पा रहा है। और दूसरी बात यह है कि अगर साइनी घोष के बारे में न कहा जाए तो बहुत ये होगा। इतनी बढ़िया शानदार सांसद मिली है हमारी संसद को, इतनी बढ़िया शानदार नेता मिली है टीएमसी को, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। मतलब अभी भी मैं सुन रहा था वीडियो, हालांकि उनके बहुत सारे वीडियो हम सुनते रहते हैं, उनके भाषण लोकसभा में भी सुनते रहते हैं, लेकिन इसमें जिस तरह से हनुमान चालीसा या गुरबाणी या गुरबानी कलमा या मतलब काली की या दुर्गा स्तुति इतना कंठस्थ भाव से जैसे बोल रही थी, मतलब हम लोग नहीं पढ़ सकते। मतलब हनुमान चालीसा के तो हम ही लोग थोक वाले हैं ना, लेकिन उसके बावजूद अगर कह दिया जाए कि हम पूरा पढ़ दें तो सारा मुश्किल होगा हम लोग के लिए। लेकिन साइनी घोष इतनी मतलब ढंग से, इतना सुविचारित ढंग से जो रख रही थी, ये चूंकि प्रफुल्ल स्वामी ठीक कह रहे थे कि हमको अपनी इस बेटी पे नाज है, साइनी घोष जैसी बेटियों पे नाज है। अगर वो इस ढंग की बात कर रही है, और सर्वधर्म समभाव की बात आप किताबों में करते होंगे, लेकिन वो अपने भाषणों में जिस ढंग से अभिव्यक्त कर रही है, उसके लिए लोगों में काफी जोश है, खरोश है। और मैं देखता हूँ कई उनके कैंपेन को फॉलो करता हूँ मैं बंगाल में काफी, क्योंकि बंगाल हम लोगों ने भी देखा है, करीब से देखा है। लेकिन ये माहौल बता रहा है कि अब इसके अलावे जो शक्ति है ज्ञानेश कुमार जी की, अभी तक की उनकी शक्ति तो बहुत कारगर नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अब अंतिम फेज के चुनाव के बाद मतगणना में क्या होगा, क्योंकि एक बात बार बार डर लगी रहती है राजीव जी, कि जो एडिशनल पोल दिखाते हैं ये लोग, शाम को 5 या 6 बजे पोल होने के बाद का जो वोट दिखाते हैं ये, और जो काम इन्होंने बिहार में किया था, जो काम दिल्ली में किया था, कि पड़ोसी राज्यों से लोगों को ला करके वोट दिलाने का। जैसे एक नया सिस्टम पहले लेफ्ट के लोग ये करते थे, बूथ जैमिंग होती थी वहां पे बंगाल में, बूथ जैम कर दिया, लाइन आगे बढ़ ही नहीं रही है, और उनके जो समर्थक आ रहे हैं वोट देके चले जा रहे हैं, और बाकी लोग ऐसे ही खड़े हुए हैं, तो बाकी लोग निकल के चले आते थे, वापस चले आते थे। अगर ये स्ट्रेटजी के तहत बीजेपी के लोगों ने करवाया है, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेज के जरिए, चुनाव आयोग के जरिए कराया है, तो इसको भी देखने वाली बात है। क्योंकि फिर जब 5 बजे के बाद पोल होना शुरू हो जाता है ना, तो कौन जेन्युइन है कौन जेन्युइन नहीं है ये देख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि टीएमसी में जो प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं, जो काडर तैयार किया है उन लोगों ने, वो इस पर रोक लगा सकेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। और मुझे तो लगता है, अभी भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में अगर 77 सीटें पाई थी, उसमें से भी 10-12 सीटें तो उसकी चली गई थी, उसके लोग निकल के आ गए थे, टीएमसी में आ गए थे। उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव में भी बीजेपी हार गई थी और टीएमसी के लोग जीते थे, तो कुल मिलाकर के मेरे ख्याल से 65 ही रह गई है। तो आंकड़ा उसके ऊपर कितना जा पाएगा हमको नहीं लगता है कि 100 तो पार करना, मुझे लगता नहीं है ये 100 पार कर पाएंगे, और टीएमसी की सरकार बनेगी। हो सकता है कि कांग्रेस भी कुछ अच्छा करे, क्योंकि राहुल गांधी के प्रति भी एक आकर्षण तो दिखाई दिया है, लेकिन मुश्किल यही है कि चूंकि बीजेपी से लड़ने की ताकत टीएमसी की भी है और कांग्रेस की भी है, अब दोनों में से किसको चुनेगा मतदाता। तो मुझे लगता है कि कुछ जगहों पे जहां पे कांग्रेस का उम्मीदवार ज्यादा मजबूत हो सकता है कि उसके पक्ष में लोग लामबंद हो। तो ये रिजल्ट इसी तरह का होगा। अब देखने है 4 तारीख को क्या होता है, उसके पहले 29 को एग्जिट पोल्स में भी कुछ तो रुझान आएंगे ही आएंगे। लेकिन अभी से मीडिया में लोगों ने तैयारी कर दी, अभी से मीडिया में बताना शुरू कर दिया है कि अरे पहले फेज में इतना बढ़ गया है, तो अब तो इतना हो गया, तो अब तो इतना हो गया, अब ये रुझान आ रहा है। तो ये सब ये करेंगे लोग, ये सब काम करेंगे। कोई देखिए, मोदी जी किसी हालत में भी बंगाल को हारते देखना पसंद नहीं करेंगे, ये बात सही है, मोदी और अमित शाह। क्योंकि जिस तरह से इस बार उन्होंने पूरी ताकत झोंकी है, उससे अगर बंगाल हार गए तो उनका जो अश्वमेध यज्ञ वाला घोड़ा है, रथ जो है, वो कहीं ना कहीं चरमरा जाएगा। और असम से भी बहुत अच्छी रिपोर्टें इनके पास नहीं आ रही हैं। अब वो पता नहीं वहाँ क्या क्या खेल हुआ नहीं मालूम है, लेकिन चलिए देखते हैं। बिल्कुल देखते हैं आगे होता है क्या। असम से भी रिपोर्ट उतनी अच्छी नहीं है, बता ही रहे हैं जयशंकर जी, लेकिन फिर भी चुनाव है, चुनाव आयोग है, ईडी है, सीबीआई है, सब कुछ है। जरा जल्दी से पहले अमलेंदु जी आपके पास और फिर आता हूँ प्रफुल्ल जी आपके पास। अमलेंदु जी, सेकेंड फेज कहाँ है?
अमलेंदु जी। जी मुझसे, अच्छा जी आपसे। देखिए राजीव जी, इस समय जो हालात हैं वो हालात यही बता रहे हैं कि बीजेपी काफी ज्यादा परेशान है और अमित शाह जी और मोदी जी दोनों का गुस्सा जो है अब वो 7वें आसमान पर पहुंच रहा है। 4 मई के बाद ज्ञानेश कुमार से हिसाब किताब लिया जाएगा राजीव जी, और मुझे लगता है कड़ी डांट जो है वो पिलाई जाएगी ज्ञानेश कुमार जी को कि आप अपना काम ठीक से नहीं कर पाए। हो सकता है राजीव इस तरह की चीजें हो। महत्वपूर्ण बात राजीव जी जो ये है कि अभी तक तो ये समझा जाता था, हालांकि जो खासतौर से पिछला चुनाव था उसमें लेफ्ट ने भी और कांग्रेस ने भी एक तरीके से वॉक ओवर टीएमसी को दे दिया था, और उसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी सीटें ज्यादा मिल गई, 70 तक पहुंच गए थे। अब वो परिस्थितियां किसी भी हाल में राजीव जी दिखाई नहीं पड़ती हैं, क्योंकि अब कांग्रेस और लेफ्ट जो है मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, और इतना ज्यादा राजीव जी मजबूती के साथ है कि उन्होंने जो एंटी ममता वोट था जो बीजेपी तब चला गया था उसको रास्ता दे दिया है कि बीजेपी तब जाने की आवश्यकता नहीं है, ममता बनर्जी का विकल्प हम यहाँ तैयार कर रहे हैं। क्योंकि आज जिस तरीके से दोनों के बीच, कांग्रेस और टीएमसी के बीच भी तू में हुई है, राहुल गांधी ने हमला बोला कि ममता बनर्जी और टीएमसी के ऊपर, और उसके बाद फिर अभिषेक बनर्जी ने हमला बोला राहुल गांधी के ऊपर, टीएमसी ने हमला बोला राहुल गांधी के ऊपर। तो ये सारी बातें, यानी ये जनता के बीच में संदेश है कि टीएमसी और कांग्रेस जो है वो विधानसभा चुनाव के बाद भी एक होने वाले नहीं है विधानसभा चुनाव में। तो इसका मतलब कि जो ममता बनर्जी का विरोध है वो कांग्रेस बंगाल में करती रहेगी और लेफ्ट करता रहेगा, तो ये एक संदेश चला गया है। तो जो मतदाता पिछले चुनाव में चला गया था बीजेपी के साथ भी कि भाई ये तो जो है बात पे आकर यही को समर्थन दे देंगे, तो ये संकेत राहुल गांधी की सक्रियता और ममता बनर्जी पे जो हमले उनके हो रहे हैं राहुल के, उसने वहां एक संकेत देने का काम किया है। तो ये राजीव जी जितना संकेत जनता के बीच जाएगा, ये नुकसान बीजेपी का होगा, ये ममता बनर्जी का नहीं होगा। ये भी अच्छे तरीके से समझा सकता है, क्योंकि अब लोगों को लगने लगा है कि बाहर की पार्टी जो है, जो प्रधानमंत्री यहाँ आकर जादवपुर यूनिवर्सिटी को जो है वो उल्टा सीधा बोल जाए, जो जिनका एक नेता जो है वो आकर कह दे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, तो ये नेचुरली तो ये बंगाली है ही नहीं, ये यहाँ लाकर जो मछली बंद कराकर ढोकला खिलाएंगे सबको। तो ये संदेश मुझे लगता है कि जो चला गया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला है राजीव जी। बाकी प्रफुल्ल जी चूंकि जमीन पे है, मैं तो जमीन पे जाता नहीं हूँ कभी भी, तो प्रफुल्ल जी वहां से बताएंगे कि क्या संकेत है। जी प्रफुल्ल जी, सबकी बात आपने सुन ली, सब हम विश्लेषण कर रहे हैं दूर बैठे। आप जरा ग्राउंड जीरो पे हैं, जरा ये बताइए कि क्या कुछ बदला है फर्स्ट फेज के बाद और क्यों? पहले तो मैं गालिब से माफी मांगते हुए ये कहूं कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, दुनिया के दुख की दवा करे कोई। इतने सारे मसीहा दुनिया में फैल गए हैं कि अब दुनिया को मसीहाओं से संकट है। देखिए, संकेत इस समय पश्चिम बंगाल की जनता संकेत की समझ से नहीं काम ले रही है, बल्कि संकट के बोध से परेशान है। संकेतों की समझ, जब संकट का बोध होता है तो संकेत पढ़ने का अवसर नहीं मिलता है। उत्तर बंगाल में चुनाव हो गया है, इन्होंने दावा किया, अभी दक्षिण बंगाल में और चुनाव जो होना है उस पर बात करता हूँ। अभी स्वामी सर नहीं है, इन्होंने कहा था, सही कहा था, पेड़ पर लटकाने की घटना तो भारत में हो चुकी है। 1857 की क्रांति में जिन लोगों ने भाग लिया था, जिनसे इनकी बड़ी निकटता थी, उन लोगों को पूछिए। बागी बलिया विख्यात है, चित्तू पांडे का इलाका विख्यात है। पेड़ बचे नहीं थे और लटका लटका के मारा गया था। ये अंग्रेजों के दोस्त हैं, इसलिए इनको ये मुहावरा बहुत याद आता है। आज आधुनिक समाज में तो जिसको मौत की भी सजा दी जाती है, उसके लिए कहा जाता है कि उसको कम से कम कष्ट हो। उसको कष्ट देने के लिए मौत की सजा नहीं होती है। ये लोग मानवता के द्रोही हैं, मानवता के दुश्मन हैं, इसलिए इनकी ये भाषा आती है। मैं आपको एक घटना की याद दिलाता हूं। ये घटना है 9 अगस्त 2024 की। घटना क्या है? आरजी कर में एक प्रशिक्षु महिला डॉक्टर या डॉक्टर की, उनके साथ दुष्कर्म हुआ था, उनकी हत्या हुई थी और पूरा पश्चिम बंगाल डोल गया था। उस समय भी जो लोग डॉक्टर उनके पक्ष में खड़े थे, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद उनके बीच गई थी। ऐसा कब होता है कि आंदोलनकारियों के बीच में जाकर के
स्टेट का, राज्य का प्रमुख या सरकार का प्रमुख वहां उनके बीच में जाकर पहुंच जाए। यह साहस है उनका। और पूरे पश्चिम बंगाल की जनता न्याय तो चाहती थी, लेकिन इसके माध्यम से राजनीतिक रोटी सेकने की अनुमति नहीं दे रही थी। बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग कोशिश कर रहे थे कि उसका इस्तेमाल राजनीतिक रूप से किया जाए, लेकिन वह मुमकिन नहीं हुआ था, क्योंकि वहां पर जो डॉक्टर लोग थे, जो लोग भाग ले रहे थे, अन्याय के खिलाफ हर कोई था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति या उसके राजनीतिक इस्तेमाल के पक्ष में कोई नहीं था। मैं इस घटना की क्यों याद दिला रहा हूं? इसलिए अभी जो चुनाव होने हैं उत्तर 24 परगना में भी, उसमें एक विधानसभा क्षेत्र है जिसका नाम है पानीहाटी। और पानीहाटी से वो जो अभया थी, नाम लेना तो वर्जित है, आरजीकर की जो विक्टिम थी, उनकी माता जी रत्ना देवनाथ भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है और वो तृणमूल कांग्रेस का गढ़ है। अगर महिला विरोध की राजनीति करते हुए इस समय अगर इनको कुछ लाभ उठाना था, तो रत्ना देवनाथ को सामने ला करके प्रतीक के रूप में उस घटना की याद कर लेते ना। मुख्य धारा की कहीं आप सुन नहीं होंगे बड़े हो। स्थानीय स्तर पर भी, उस विधानसभा क्षेत्र के स्तर पर भी ध्यान रखिएगा, पानीहाटी कह रहा हूं, विधानसभा क्षेत्र है, स्थिति उनकी अच्छी नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी जब वहीं पर इनकी हवा नहीं बना पाई, तो महिला विरोध की राजनीति की बात अब नहीं कर रहे हैं, महिला आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं, महिला कल्याण की बात नहीं कर रहे हैं, और पेड़ पर लटकाने और क्या करने की बात कर रहे हैं, और संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। थोथा चाना बाजे घना। आज तक तो पुलवामा के और पहलगाम के अपराधी इनकी पकड़ में नहीं आए, और ये यहाँ उल्टा लटका देंगे। बिरयानी खिलाने की बात करते हैं। कोई भी अपराधी पकड़ा जाता है तो क्या उसे भूखा मार देने की बात होती है? उसे पकड़ा गया और रखा गया, उसके साथ सूचनाएं ली गई, डोजियर बनाया गया, तब जाकर के दुनिया में उसकी पहचान मिली और भारत सरकार को सफलता मिली। क्यों हम ऑपरेशन सिंदूर में अकेले पड़ गए थे? क्योंकि हमारे पास कुछ था ही नहीं, कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं था। हमारे कहने पर कौन यकीन करता? बहरहाल मामला यह है कि पीड़िता के परिवार के साथ हर कोई है, उसकी सहानुभूति है, लेकिन किसी भी प्रकार से उसके राजनीतिकरण की अनुमति या उसे सहमति पश्चिम बंगाल के लोग नहीं दे रहे हैं। लोगों ने ठीक ही कहा है कि इस समय जो चुनाव चल रहे हैं वो संघर्ष काफी है, इसमें कोई दो मत नहीं है, फोर्सेज हैं यहाँ पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर समझ रहे, वो समझ चुकी है कि उसको क्या हासिल होना था और क्या हासिल हुआ है। ठीक ही सर बता रहे थे, वो 65, 60, 70 जो भी उनका सीट हो, इस बार वो वहां पर कम होंगे। और राहुल गांधी की राजनीति इस समय में मुझे लगता है कि यह है कि प्रदेश के नेता, प्रदेश का कांग्रेस अपनी पहचान खुद बनाए। कांग्रेस के अच्छे दिनों को याद कीजिए तो हर प्रदेश में उसके बड़े नेता हुआ करते थे जो केंद्रीय नेता से कमतर नहीं होते थे। कौन कहेगा कि विधान चंद्र राय की स्थिति पूरी नहीं थी? हाँ, उनका प्रभाव क्षेत्र इस इलाके में था। तो चाहते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर को अगर बचाना है तो फेडरल लीडरशिप को भी डेवलप करना होगा। जिसे रीजनल हम लोग कहते हैं, रीजनल पार्टी या रीजनल लीडर, उसको अब हमें फेडरल लीडर के रूप में उसकी पहचान करनी चाहिए। तो राहुल गांधी इस बात की कोशिश कर रहे हैं, इसके पहले भी उन्होंने किया था। आप देखेंगे तो पूरी की चर्चा की बात नहीं कि फेडरल लीडरशिप डेवलप हो, न कि सेंट्रल के कंधे पर चढ़ करके यहाँ पर नेतृत्व। अगर सेंट्रल के कंधे पर चढ़ करके आएगा, उसके सपोर्ट से आएगा। इसका परहेज उन्होंने बिहार में भी किया था और जिसको उन्होंने काफी महत्व दिया था, लेकिन चुनाव के दौरान उनको अपना गढ़ सबको बचाना था, खड़ा करना था। बहरहाल ये तो चुनाव है, लेकिन राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता है जो चुनावी सफलता की परवाह किए बिना अपना काम करते हैं। इस समय जो उन्होंने किया है, ये बात सही है कि हम लोगों को ये अच्छा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने वाली कोई भी शक्ति होती है तो हम उसका समर्थन करते हैं, क्योंकि उसकी राजनीति विभेदकारी राजनीति है। अभी शावनी घोष को जो सुन रहे थे, यही पश्चिम बंगाल की नहीं पूरे भारत की यही संस्कृति है कि हर तरफ से वो आवाज आए और हर तरफ से लोग मिले जुले रहें। लेकिन यह नीचे के लोगों की राजनीति, नीचे के लोगों की समझ होती है, यानी कि जो समृद्ध नहीं होते हैं, जो काफी उच्च पद पर या उच्च कुलशील के नहीं होते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बार बार चर्चा में आ रहा है भद्र लोग।
मैं बेसी बात नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ इतना जरूर कहता हूं कि देखिए, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हिंदी पट्टी में जब चुनाव होता है तो दलित की चिंता होती है, लोगों की, पिछड़ों की चिंता होती है। क्या पश्चिम बंगाल में दलित नहीं है? क्या पश्चिम बंगाल में पिछड़े नहीं है? उनकी राजनीति में कोई भूमिका नहीं है। लेकिन यहाँ भद्रलोक की चर्चा होती है, इसलिए कि भद्रलोक में भी दलित, पिछड़े सभी शामिल हैं। ये हमारे इलाके में नहीं है, यानी हिंदी प्रदेश के इलाके में वो मिसिंग पॉइंट है। अगर इस पॉइंट को भी कोई समझ ले तो पश्चिम बंगाल की राजनीति को, और मैं पहले भी कह चुका हूं कि गण देवता जरूर पढ़ना चाहिए ताराशंकर बंदोपाध्याय का, और सत्यजीत राय का गण शत्रु भी देखना चाहिए, तो थोड़ी थोड़ी समझ में बात आ जाएगी कि पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच में नेतृत्व कैसे काम करता है और उसको कैसे काम करना चाहिए। सर। जी प्रफुल्ल जी, एक बहुत अच्छी बात आपने बताई कि उत्तर भारत में, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव का वक्त आता है तो पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इन सब का जिक्र आता है। लेकिन आखिर ये जिक्र वहाँ यानी पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं आता है? वहाँ मतुआ का जिक्र आता है बार बार। मोदी जी मतुआ समुदाय के बीच गए, और पिछली बार 2021 के चुनाव में मोदी जी मतुआ समुदाय को साधने के लिए बांग्लादेश तक चले गए थे, आपको याद होगा। और इस बार मतुआ समुदाय दोस्तों आप जानते होंगे, मतुआ समुदाय जो बांग्लादेशी हिंदू हैं जो आए हुए, और उनकी काफ़ी पकड़ है, लगभग 30-35 सीटें ऐसी हैं जहां पर उनकी ज़बरदस्त पकड़ है उनकी संख्या के आधार पे, और उसको साधने की कोशिश हिंदू, वो भी बांग्लादेश से आए हुए, जिसके लिए कानून बना के लाया गया कि ऐसे अल्पसंख्यक मुसलमान छोड़ के। जी प्रफुल्ल जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? बस 10 सेकंड का समय दीजिए सर। जब यहाँ पर इस इलाके में पूरे बौद्ध प्रभाव था, और जब कन्वर्सन होने लगा, माने जाने लगा, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर एक जाति पहले से तैयार थी, कुछ लोगों का समूह जो इस्लाम जैसे किसी धर्म की जो कामना कर रहे थे, इसकी खोज में थी। उस समय में हजारी प्रसाद द्विवेदी को आप ध्यान में रखें, जो कि जाहिर है कि वामपंथी थे नहीं, उनका कहना है कि कबीर जैसी बहुत सारी जातियां ऐसी थी जो ना हिंदू ना मुसलमान में थी। तो मतुआ समाज उसी समुदाय से है जो ना हिंदू था ना मुसलमान था। जब पाकिस्तान बना तो बिल्कुल बॉर्डर पर वो थे, और उनको लग रहा था कि जैसे भारत की संस्कृति अभी तक काम करती रही है वैसे ही काम करती रहेगी, हमें इसे धार्मिक उत्पीड़न का शिकार नहीं होना होगा। लेकिन बाद में ये बात गलत साबित हुई, जिसके कारण वो है असल में वो ना हिंदू ना मुसलमान की स्थिति में होते हैं। हालांकि उनके प्रतीक हिंदू वाले दिखते हैं, क्योंकि वो भक्ति संप्रदाय से आए हैं, जैसे सूफी वाले होते हैं उससे आए हैं। और इधर के दिनों में जब वहां पर संगठित होने के कारण हिंदू प्रतीकों को कुछ अधिक ही ग्रहण करने लगे, जीने लगे, प्रदर्शित करने लगे। जैसे हमारे यहाँ भी 2014 के बाद चोटी और टीका का चलन काफी बढ़ गया। जी टीका चोटी का चलन बढ़ गया जी 2014 के बाद। प्रेम कुमार जी अब चले जल्दी क्योंकि मात्र 4 मिनट है, 2-4 मिनट और बढ़ाएंगे, लेकिन जल्दी से प्रेम कुमार जी, हालांकि प्रफुल्ल जी अभी तक वो जवाब नहीं दिए जो इस जवाब का मैं इंतज़ार कर रहा था। सेकंड राउंड में कोशिश करूंगा उस जवाब उनसे पाऊँ, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे चल क्या रहा है। मैं इतिहास भूगोल तो हम लोग चर्चा और बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी भी प्रदेश की सियासत को समझना होगा, समझना चाहते हैं आप, तो वहाँ की संस्कृति को आपको समझना होगा। उसके बिना आप वहाँ की सियासत को नहीं समझ सकते। और संस्कृति को बताने की कोशिश प्रफुल्ल जी कर रहे हैं, और बहुत ही शानदार ढंग से। और जब आप उस प्रदेश के और ख़ासकर पश्चिम बंगाल की सियासत को और वहाँ क्या होने जा रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी जो दिखाई दे रही है, क्योंकि दूर के ढोल सुहावन कहते हैं ना, और उसमें भी अगर कलकत्ता में जाके बजा कर आ जाएं तो दिल्ली में तो और भी सुहावना लगता है, वही दिखाई देता है। लेकिन आज एक रिपोर्ट देख रहा था, इंडियन एक्सप्रेस में है वो रिपोर्ट शायद, कि यहाँ पर दीदी वर्सेस न ही बीजेपी है, न ही SIR है, न ही EC है, यहाँ दीदी वर्सेस दीदी है। इसके मायने बताएंगे प्रफुल्ल जी, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है लोगों से बातचीत और बाकी उस आधार पे। या दीदी वर्सेस दीदी मतलब वहाँ दीदी और दीदी के अलावा कोई नहीं, और अगर ग्राउंड पे देखा जाए। और इसका मतलब ये नहीं कि 294 की 294 सीटें TMC ले जा रही है, ये नहीं है। इसका मतलब है कि वो जो टक्कर मिलनी चाहिए थी
ममता बनर्जी को वो टक्कर देने के लिए उतनी मेहनत करती हुई बीजेपी दिखाई देती है, लेकिन फिर भी वहाँ पेनिट्रेट नहीं कर पाई है। लेकिन प्रेम कुमार जी ज़रा बताइए कि सेकेंड फेज़ आते आते और उसमें भी फर्स्ट फेज़ के बाद क्या यहाँ से कॉन्फिडेंस लूज करती हुई बीजेपी दिखाई देती है? मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, बीजेपी को अपने तंत्र पर ज्यादा भरोसा है और उसका कॉन्फिडेंस भी उसका तंत्र ही है। अब तंत्र को हारा हुआ वो बता नहीं सकते और तंत्र के बारे में बायां दायां काना फूसी ये मीडिया वो मीडिया उस पर ज्यादा चर्चा होती है और हम सब भी को लगता है कि हर चुनाव में तो ये बाजी पलट देते हैं। हरियाणा में भाई बैलेट पेपर में कांग्रेस 70 सीटों से ज्यादा पे जीत रही होती है, ईवीएम से कांग्रेस बीजेपी जीत जाती है। तो लेकिन फर्क क्या है बंगाल में कि बंगाल में ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ जमीन पर लड़ाई लड़ी है और जो लोग जिनके वोट कटे हैं वो दस्तावेजों के साथ ट्रिब्यूनल में लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि घर बैठे हैं। तो उस लड़ाई का जो एक आबो हवा उसकी बनी है उससे बीजेपी डरी हुई। और दीदी वर्सेस दीदी का मतलब यह है कि जो सेकंड पोजीशन पे होगा भी वो सेकंड वाला दर्जा में नहीं होगा, वो फर्स्ट और सेकंड दोनों दीदी ही हैं, उसके बाद में कोई तीसरा होगा, ये इसका मतलब है। बहुत पहले हमने इस बात को कहा था, लेकिन जब चुनाव प्रगति पर हुई और आमने सामने का इतना द्वंद्व चल रहा है तो बोलने का साहस भी नहीं होता है कि दीदी वर्सेस दीदी, ऐसा माहौल हो जाता है। सो हम कह रहे हैं, लेकिन वरना ये बात हम बहुत पहले ही बोले थे, क्योंकि हमारे ऊपर भी तो फिजाओं का फर्क असर पड़ता है, जो आबो हवा होती है उसका असर पड़ता है। अब राहुल गांधी ने जो तेवर दिखलाए हैं अभी पश्चिम बंगाल में, वो दरअसल रणनीतिक ज्यादा है, इमोशनल कम है। रणनीतिक है कि एंटी इनकम्बेंसी वोट को बांट लो, बीजेपी की तरफ जाने मत दो, ये है रणनीतिक। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया गठबंधन ममता बनर्जी जो दिखा रही कि अरविंद केजरीवाल भी उनके साथ, तेजस्वी यादव भी उनके साथ, कांग्रेस तो अलग थलग पड़ गई इंडिया गठबंधन से, ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि कांग्रेस जो है लड़ती हुई दिख करके एंटी इनकम्बेंसी वोट को बीजेपी से अपने पास छिटकने का प्रयास कर रही, और ये इस चुनाव का पिछले चुनाव के मुकाबले नया कैरेक्टरिस्टिक्स है जो पैदा हुआ है। चाहे ये पैन बंगाल में बात ना हो, लेकिन उन पॉकेट्स में ही हो जहां कांग्रेस का प्रभाव है, जहां लेफ्ट का प्रभाव है, वहीं पर हो। मगर ये चीजें अगर सीटों में कन्वर्ट होती है तो ये नुकसान एंटी ममता वोट्स के रूप में बीजेपी का होने वाला है। आप लोग मानते हैं एंटी ममता का मतलब केवल मुस्लिम वोटों से जोड़ करके देखते हैं, ऐसा नहीं है। नॉन मुस्लिम वोटर्स जो एंटी इनकम्बेंसी वोटर्स हैं उस पर कांग्रेस का प्रभाव रहा है, चूंकि वो एंटी बीजेपी भी है। क्योंकि बंगाल में एक ऐसा वोटर है, वर्ग है जो कि बीजेपी का धुर विरोधी है, लेकिन ममता बनर्जी का भी विरोधी है, क्योंकि वो एंटी इनकम्बेंसी पैदा हुई है। वो वोटर जो है कांग्रेस के साथ आकर के जुड़ता है तो एक नई चीजें होती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो जमीन पर स्थिति है, नंबर 1 तो स्पष्ट है, नंबर 2 भी वही है। अब 3 के लिए बाकी तीनों लड़ लें कि कौन आगे है कौन पीछे है। जी, नंबर 1 भी नंबर 2 भी यही। प्रशांत जी, आपको क्या लगता है? मैं तो वही कहूंगा कि पहली बात की जो जेल की बात कर रहे हैं अमित शाह जी, तो जेल में खाना कैसे मिलता है, खाना क्या मिलता है, इसकी तो उनके पास फर्स्ट हैंड जानकारी है। वो तो वहां रहकर आए हैं, वो कहां से, उनको तो कम से कम मालूम होना चाहिए ना कि कैसे होता है। देखिए, अब तक अगर बीजेपी का कुछ ना कुछ अगर माहौल अच्छा होता, अंदर से उनको फीडबैक अच्छा होता, तो मुख्यमंत्री पद किसके पास जाएगा बात हो रही। कौन बनेगा बताइए? दिलीप घोष बनेंगे? मैं प्रफुल्ल जी से पूछता हूँ, दिलीप घोष बनेंगे? कल को बीजेपी की मान लिए आ जाती, जीत जाती बीजेपी, तो चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? उनके चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है? दिलीप घोष है कि शुभेंदु अधिकारी है कि योगी आदित्यनाथ है? कौन है?
तो कोई वो सामने ला नहीं पाए कोई एक चेहरा। और जब तक आप नहीं क्रिएट करेंगे, लोकल लीडरशिप नहीं क्रिएट करेंगे, इंपोर्टेड नेताओं से आप नहीं जीत सकते चुनाव। दूसरी बात जो हमारे मित्रों ने कहा, प्रेम कुमार जी ने भी और अमरेंद्र जी ने भी, मैं सहमत हूँ उस बात से कि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और सीपीएम इस बीच एंटी इनकम्बेंसी वोट को की जब निगाह है उनको शिफ्ट भी होगा और ये नुकसान होगा बीजेपी का। पिछली बार उनको पूरा मिल गया था और इस बार हम देखेंगे कि सीपीएम को और कांग्रेस को कुछ सीटें भी आएंगी। वोट शेयर का होगा कितना वो तो अलग बात है, कुछ सीटें भी हो सकता है कि मिल जाए इस बार। और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी की ही कमी सीटें कम होंगी। तो अगर पहला फेज अच्छा गया होता तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती कि जादवपुर यूनिवर्सिटी को भी आप टारगेट कर रहे हो, उसके बाद आप अनाप शनाप। और सबसे इम्पोर्टेंट बात राजीव जी ये है कि तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम और कांग्रेस पार्टी, इन तीनों पार्टियों को बंगाल की जनता आउटसाइडर पार्टी नहीं मानती है। बीजेपी वहां पे आउटसाइडर पार्टी है, कांग्रेस सीपीएम नहीं है आउटसाइडर पार्टी। वो तो वहां सत्ता में रहे हैं और उनकी जो लीडरशिप है वो बहुत ऑर्गेनिक है, स्टेट लीडरशिप। बाहरी का तो आरोप इन्हीं पे है। और इनके पास आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ उनके प्रचार कर रहे हैं वहां पे। तो आप अमित शाह अगर 15 दिन कैंप कर रहे हैं वहां पे, तो ये आरोप तो फिर लगता है ना कि आप गुजरात से चलाएंगे इस प्रदेश को। तो ये मैसेज चला गया वहां पे और इसी वजह से आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत अग्रेसिव। मतलब ये जो नरेंद्र मोदी जी के भाषण मेरे लिए एग्जिट पोल है। जी राजीव, नरेंद्र मोदी का भाषण आपके लिए एग्जिट पोल है। जयशंकर जी, नरेंद्र मोदी के भाषण को आपने सुना कि नहीं सुना, और अमित शाह के भाषण को? अमित शाह जी का भी सुना। नहीं, मुझे तो लगता है वही बौखलाहट ज्यादा है। मतलब कहीं ना कहीं से हताशा है जो, अब वो जवान पे जब इस तरह के लफ्ज आने लग जाते हैं तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं फीडबैक जो है वो अच्छा नहीं है। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों डर लगता है बार बार कि भाई चुनाव आयोग ने अभी सारे पत्ते नहीं खोले हैं। चुनाव आयोग अभी सेकेंड फेज का चुनाव होना है, फिर वो काउंटिंग होनी है, उसमें क्या क्या खेल होगा क्या नहीं होगा ये देखने वाली बात हो सकती है। लेकिन खेल वो तभी सफल होता है जब थोड़ा बहुत दम भी होता है। लेकिन बंगाल में हमको नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ हो पाएगा पश्चिम बंगाल में, क्योंकि देखिए एक मिथ जो हमारे मीडिया ने और लोगों ने फैला के रखा है कि ममता बनर्जी सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं के कारण चुनाव जीतती हैं। ना, हम ये बता रहे हैं आपसे, अगर आप 2021 का भी विश्लेषण करें तो मुझे लगता है कि 120 से अधिक सीटें ऐसी हैं जिस पे तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे और जो हिंदू बहुल हैं, जहाँ पे 70-80% से भी ज़्यादा हिंदू हैं, उन सीटों पे ममता बनर्जी की पार्टी जीत करके आई थी। तो ऐसा नहीं है मुसलमान ठीक है, मुस्लिम तो ठीक है कि बीजेपी को हराना है तो जो होगा मजबूत उसको देंगे, वो एक अलग चीज हो सकती है। लेकिन उसके अलावा हिंदू बड़े पैमाने पर, वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं, हम लोग देखते हैं इधर मीडिया पर भी, जो सोशल मीडिया पे जो तस्वीरें आती हैं, वीडियो आते हैं, लोग जिस तरह से बात करते हैं, कहा भाई ये सवाल आपके लिए यूपी और बिहार के लिए होगा, हिंदू मुसलमान। हमारे यहाँ नहीं, हम लोग तो मिलजुल करके रहते हैं भाई, हम लोग शेयर करते हैं अपना दुख सुख जो भी है सब एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो हमारा मिला जुला मामला है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोशिश जरूर है, लगे हैं, बहुत अरसे से लगे हुए हैं कि वो थोड़ा रिफ्ट बढ़े, नफरत बढ़े, कुछ हो, लेकिन कामयाबी उस ढंग से मिल नहीं पा रही। तो मुझे तो लगता है कि साहब रिपीट होगा और पिछली बार जो कांग्रेस और लेफ्ट के लोग शून्य के बराबर पहुंच गए थे, उनकी सीटें बढ़ेंगी और वो सीटें वही होंगी जो बीजेपी के खाते में गई थी। ज़्यादा जो एंटी इनकम्बेंसी जो था वो ममता बनर्जी के खिलाफ या तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जो बीजेपी को मिला था, उसी में से कुछ हिस्सा इनको मिल सकता है। हाँ जरूर, वो इलाके जो मैंने बताया, मालदा है, रायगंज है, मुर्शिदाबाद है, बरहमपुर है, इन सब इलाकों में तृणमूल कांग्रेस का भी थोड़ा बहुत नुकसान होगा और वहाँ कांग्रेस का गेन हो सकता है। अब
दक्षिण बंगाल की जो सीटें हैं, जो 29 को चुनाव होगा, उसमें अब देखने वाली बात है। मुझे तो लगता है कि ये तो पहले से परंपरागत रहा है। ममता बनर्जी का तो ये गढ़ क्षेत्र माना जाता है, ये सारे इलाके माने जाते रहे हैं। और जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी को मखौल का विषय बना दिया है, भाई नंदीग्राम में भी लड़े, आप आके यहाँ पे लड़ गए, भवानीपुर में भी लड़ गए। भवानीपुर बहुत ज्यादा मजबूत गढ़ नहीं रहा है तृणमूल कांग्रेस का। पिछली बार भी बहुत ज्यादा मतों से नहीं जीती थी ममता बनर्जी वहां से, लेकिन उसके बावजूद इस बार अस्मिता का सवाल बना लिया लोगों ने। भवानीपुर के लोगों ने एक अपने बंगाली अस्मिता का सवाल बना लिया और ममता बनर्जी को जैसे एक माहौल रहा कि उसके खिलाफ पूरी बीजेपी की टीम पड़ी हुई है। सारे मुख्यमंत्री, सारे मंत्री और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री जैसे लोगों को भी वहां बोलते सुना जा रहा है। तो ये सब होने के बावजूद मुझे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस की सीटों में बहुत ज्यादा कमी तो नहीं होगी। थोड़ी बहुत तो चलता ही रहता है भाई, 3 बार चुनाव जीतने बाद हो रहा है, तो उसमें थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन सरकार अच्छे बहुमत के साथ बनाएगी वो। और हमको लग रहा है कि वो सही बात है, जो हमारे मित्रों ने भी कहा कि वो कांग्रेस और लेफ्ट का जो है वहां पे कहीं ना कहीं स्ट्रेटजिक फाइट है वो। क्योंकि जिस ढंग से नारी शक्ति वंदन अधिनियम में जो संशोधन का विधेयक लाया गया था और राहुल गांधी के एक फोन पर अभिषेक बनर्जी से बात होती है, और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के लोग जिस तरह से पूरी मुस्तैदी के साथ जो उस विधेयक को गिराने में अपनी भूमिका निभाते हैं, उससे अंदर खाने तो जरूर है, तो रहेगा उस पर इंडिया अलायंस रहेगा और बीजेपी और आरएसएस की राजनीति को चुनौती देगा। हाँ, ये जरूर है कि ये स्ट्रेटजिक हो सकता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो टोटल बीजेपी की तरफ शिफ्ट होने के बजाय इधर भी आ जाए। जी राजीव जी 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 प्रफुल्ल जी, जरा क्लोजिंग करते हैं। और ये कहाँ गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण, जिसके खिलाफ यहाँ बहुत बवाल मचाया गया, वहाँ कुछ दिखाई दे रहा है क्या? ये मुद्दा नहीं आया, काम नहीं किया? आवाज़ नहीं आ रही आपकी। मेरे यहाँ से तो म्यूट है। अब आ रही जी। तो ये हम लोग बचपन में सर एक बुझौल करते थे कि 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान। तो क्या होता था? तो डालडा, इधर भी डा उधर भी डा, बीच में लो। तो दीदी भी उल्टा, 2 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, दीदी। चाहे ऐसे लिखे चाहे वैसे लिखे। ठीक ही कह रहे थे प्रेम कुमार सर कि देखिए, इसमें मैं आपके राजनीतिक रियलिटी, तो राजनीतिक यथार्थ सिर्फ यही है कि दीदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में अंतिम विकल्प कुछ नहीं होता है। कांग्रेस गठबंधन की राजनीति में आई 98 में। पचमढ़ी सम्मेलन के दस्तावेज को बहुत गंभीरता से लोग पढ़ रहे हैं। उस पचमढ़ी सम्मेलन में जो फैसले लिए गए थे गठबंधन को जीने का, गठबंधन के साथ चलने का, उसमें गठबंधन में एक राइडर रखा गया था कि भारतीय जनता पार्टी से किसी भी तरह का गठबंधन नहीं किया जाएगा, आरएसएस से किसी भी तरह का गठबंधन नहीं किया जाएगा, और उसका एलिमेंट लेकर चलने वाले लोगों से भी गठबंधन हमारा सफल नहीं होगा। कांग्रेस इस बात को समझती थी कि गठबंधन के बिना कांग्रेस चल सकती है, लेकिन गठबंधन के बिना कांग्रेस सत्ता नहीं हासिल कर सकती है। लेकिन राहुल गांधी सत्ता हासिल करने के लिए नहीं, चुनाव के मौसम को बदलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल से भी अच्छे संकेत जाएंगे। पहले के विश्लेषण में भी मैं कह चुका हूं कि जिसको बोलते हैं ना, एक प्रीकॉग्निशन, एक अंग्रेजी का शब्द है प्रीकॉग्निशन, हिंदी में कहें तो उसको बोल सकते हैं कि भविष्य में ताक झांक करने की जो मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, उड़ते हुए धुएं में वो शेर की आकार खोजता है, उस हिसाब से भी इसको समझाया है, तो उसे ही संकेत दिख रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहूं कि उत्प्रेरित करने के लिए, जब मनुष्य को कहा जाता है कुछ करने के लिए, तो उसको बोलते हैं उत्प्रेरित करना। लेकिन अगर जानवरों को कहा जाता है, तो हमारे यहाँ कहा जाता है हुलकाना। हुलकाने से कोई शिकार नहीं पकड़ता है। बहुत कोशिश की इन्होंने हुलकाने की अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ पर, लेकिन वे राजनीतिक यथार्थ को अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए फोर्स की उपस्थिति में यही होगा कि अगर कोई सोशल क्लैश होगा लोगों के बीच में, तब फोर्स किसी का पक्ष ले या संभाले। लेकिन जब लोग निकलेंगे तब न। मैंने एक दिन कहा कि देखिए, हल, हम लोग गांव देहात के आदमी हैं तो जानते हैं कि किसान हल कंधे पर डाल दिया बैल के, बैल हल खींचता है, लेकिन
बैल के हल खींचने से नहीं होता है, उसको हल को मुठ पकड़ने वाला हलवाहा चाहिए, एक किसान चाहिए। यहाँ बैल के कंधे पर, फोर्स के शक्ति के कंधे पर इन्होंने जुआ तो लाद दिया, लेकिन हल चलाने वाला कोई किसान इनको नहीं मिला। इनका वो वहां पर फोर्स वहीं खड़ा पगुराता रहेगा। अगले में भी हिंसा की तमाम तरह की चीजों के संघात के आशंकाओं के बीच ये चुनाव होगा और ये बेहतर चुनाव होगा। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ से नए संकेत जरूर फूटेंगे। इसमें परिवर्तन इसमें यही होना है कि भारतीय जनता पार्टी सेकंड पोजीशन में मुख्य विपक्षी के रूप में रहती है कि नहीं रहती है। जैसा पिछली बार हुआ, एकमात्र विपक्षी पार्टी रह गई थी, क्या कि कांग्रेस और लेफ्ट तो उसमें थे नहीं। तो इस बार वो देखना है कि क्या इनकी स्थिति बनती है। सत्ता तो तय है, विपक्ष वही जो बोले फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, तो उल्टा सीधा एक समान की बात कर रहे हैं। ऐसे कहने वाले लोगों का आशय ये है कि इस बार 10% होता है विपक्ष के रिकॉग्निशन के लिए, कि बाकी लोगों को 10% से भी कम सीट होगा, यानी कि 294 का जो 10% होता है वो उनको 29-30 लाने वाले लोग भी नहीं रहेंगे, किसी एक दल को नहीं मिलेगा। इसलिए लोग कह रहे हैं कि 1 नंबर 2 नंबर दोनों दीदी रहेंगी। इनको लोगों का आशय ये है कि 10% वोट लाने वाला, 10% सीट जीतने वाला कोई दल ना होगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखते हैं चुनाव, सबसे पहले तो चुनाव आयोग जो है उसके ऊपर जो आरोप लगते रहे हैं, उसकी विश्वसनीयता जो है खतरे में है। वो बहुत अच्छा मौका है कम से कम पश्चिम बंगाल के इस आखिरी फेज में अपनी विश्वसनीयता बनाने की कोशिश करे। बरकरार रखने की कोशिश तो नहीं कहूँगा, क्योंकि बरकरार है ही नहीं, वो ख़त्म हो चुका है। अब बनाने की कोशिश करे, क्योंकि इसके बाद फिर अगला चुनाव जो है वो अगले साल है और उसमें उस समय भी 5 राज्यों के चुनाव होंगे। तो आखिरी दिन 29 तारीख को कम से कम चुनाव ढंग से करवा ले, पहली बात ये है। तो और दूसरी बात, ये जो बढ़ाने घटाने का खेल चलता है उस पर कहीं से रोक लगे, और बढ़े घटे तो कम से कम पारदर्शी तरीके से बताया जाए कि हाँ ये क्यों बढ़ा। क्योंकि 23 तारीख का जो वोटिंग है वो 91.83% से बढ़कर 93.18% तक जा चुका है। तो ये जो 1.5-2% की बढ़ोतरी अभी 3 दिन में हुई है, ये क्या धीरे धीरे रोज़ 1-2% की बढ़ोतरी हो गई तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, फिर गणित गड़बड़ा जाएगा। गणित न गड़बड़ाए, इसका ख्याल वहाँ ज्ञानेश गुप्ता जी को रखना होगा, वरना बाकी चीज़ तो जो है सो ठीक ही है। हम लोग विश्लेषण करते रहते हैं और हम लोग ज़मीनी हकीकत विश्लेषण यहाँ पर विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 4 तारीख को रिजल्ट बताएगा कि चुनाव आयोग कितनी ईमानदारी के साथ चुनाव करवाया है, ये देखा जाएगा। खैर, समय ख़त्म हो चुका है और 15 मिनट ज़्यादा ले चुका हूँ। अमलेंदु जी को सेकंड राउंड नहीं ले पाया, लेकिन आप तमाम साथियों बहुत बहुत शुक्रिया। प्रफुल्ल जी बहुत शुक्रिया आपका, प्रशांत जी बहुत शुक्रिया, जयशंकर जी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रेम कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया अमलेंदु जी। और साथ में जुड़े थे 2 और साथी, इधर प्रोफेसर अखिल स्वामी जी और उधर ईरान से जुड़े थे हमारे साथी सफ़ाबी साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं। बख्तावर जी आपका शुक्रिया, और पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दानापुर पटना बिहार से, गुड नाइट कह रहे हैं, आपको भी गुड नाइट। आयशा हिबा जी आपको भी गुड नाइट और बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े रहने के लिए। आजाराम परियार साहब भी हमारे साथ हैं। असलम चिश्ती जी, असलम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, गुड नाइट आपको भी। और यहाँ राय मोहन सिन्हा साहब हैं, परमार बाबूलाल जी हैं, अर्पित धर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और अर्पित धर साहब लिख रहे हैं कि ये बंगाल है, यहाँ हिंदू मुस्लिम ये बांग्लादेश का मैटर उठाना ज़्यादा फ़र्क नहीं करता, क्योंकि यहाँ रिलीजन से ज़्यादा बंगाली होने का हमारी भाषा, हमारा कल्चर, ट्रेडिशन ज़रूरी है, यानी बंगाली अस्मिता की बात। और बहुत सही आप कह रहे हैं अर्पित धर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अर्पिता धर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत इम्पॉर्टेंट बात आप कह रही हैं अर्पिता धर जी, और बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कि बंगाली अस्मिता को, जिसमें बंगाली कल्चर, बंगाली ट्रेडिशन, बंगाली भाषा, इन सब पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, न कि ये कहा जाता है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। इससे इतर यहाँ पर उस कल्चर, उस ट्रेडिशन, उस भाषा, इन सब का ख्याल रखा जाता है। अर्पिता धर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। असलम भाई गुड नाइट आपको भी,
आजाराम परिहार साहब, और ज्योति जी गुड नाइट आपको, और संदीप जी, संदीप चौहान साहब, और हमज़ा साहब कह रहे हैं नहीं जाना, हमज़ा साहब लिख रहे हैं, और ऐसे, और SIR बैक फायर करेगी, अर्पिता धर का कहना है। SIR ने बैक फायर कर दिया है बिल्कुल, और इसका रिजल्ट का इंतज़ार है, और आपका बिल्कुल सही कहना है। और डॉक्टर दलवीर जोगर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शिव कुमार पारिक जी बहुत शुक्रिया, अंबिका जी, अंबिका सेन जी, और माही जी, और साथ में तमाम साथियों, परमार बाबूलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इस चर्चा को अब यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। कल शाम 7 बजे फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।